होम्योपैथी ना एक डिवाइन साइंस है। तुम नहीं चूज करते उसको, वो तुमको चूज करती है। बिल्कुल याद रखना, तुम जो यहाँ पर आए हो ना, वो होम्योपैथी ने चूज किया है। इस यूनिवर्स में कोई भी चीज बिना वजह के नहीं होती। बिल्कुल। उसमें से भी जो लोग आज यहाँ पर हैं, वो इसीलिए हैं क्योंकि उनको ये चीज सुननी थी, समझनी थी। उनकी डेस्टिनी कहीं ना कहीं उस चीज से जुड़ी हुई है। लास्ट बताओ कि क्या हम 6 डिजिट में तक कमा सकते हैं ना होम्योपैथी में? 1 लाख से ऊपर। हाँ, ये पर मंथ पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो? पर मंथ पूछ रहा हूँ। सर वो तो बड़े आराम से यस, बिल्कुल कमा सकते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था तो पहले महीने में मैंने सिर्फ 4500 रुपए कमाए थे। बस ये बताना है तुम्हें, ये वाला पोर्शन जरूर सुनवाना चाह रहा था हाँ, मैंने ठीक है। 2300 कमाए थे। और मैंने पैसा तो कभी हाँ, क्वेश्चन होगा ही नहीं। ठीक है। मनी तो अनलिमिटेड आएगी। पैसा तो साइड की चीज है, वो तो आती रहती है। आएगी ही आएगी। आप करो तो सही, टेंशन मत एक लो। अस्थमा का पेशेंट क्योर करो, देखो कैसे पूरा मोहल्ला आएगा आपके साथ। आप एक तो पहली बात ये कि फिजिकल जनरल कोई अपनी तरफ से नहीं बताता, आपको पूछना पड़ता है कि भाई आपको ठंड ज्यादा लगती है कि गर्मी ज्यादा लगती है। जब आप ये सवाल पूछोगे ना, पहली बात पेशेंट इस चीज में कंफ्यूज होता है। ठीक है, उसे पूछते पूछते आप ही कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, आप खाने का पूछोगे कि भाई तुमको क्या खाने में पसंद है। ठीक है, वो नहीं बताएगा तो तुम फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछोगे कि अच्छा गर्म खाना कैसे लगता है आपको, कि ठंडा कैसा लगता है। तो ये सब ना फिर बेकार हो जाते हैं। जब चीजों में आपको इतने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने पड़ रहे हैं ना, और आपको खुद पूछना पड़ रहा है, तो उस चीज की ना वर्थ खत्म हो जाती है। ठीक है, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। और तुम ऐसे ऐसे केसेस ठीक करोगे अगर डेडिकेशन से करोगे, जिसका एलोपैथ या कोई और ठीक करने का सोच भी नहीं सकते। मैं बोलता हूँ कि मैं होम्योपैथ हूँ। ठीक है, आजकल होम्योपैथ की रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। मेरे पास इवन एलोपैथ रेफर करते हैं पेशेंट्स। मेरा जो क्लिनिक है उसके साइड में एक लैब है, डायग्नोस्टिक लैब। वहाँ के जो अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट है, उन्होंने अपनी बेटी का जो अपना अपना ये कॉन्स और जो वॉर्ड्स थे, उसका ट्रीटमेंट, प्लेंटर वॉर्ड्स, उसका ट्रीटमेंट मुझसे कराया। लेकिन आप में से किसी को भी होम्योपैथी को छोड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब बिल्कुल ठीक है, और आपकी ऑनेस्टी का भी, ऑनेस्टी बहुत जरूरी होती है। पेशेंट उससे भी इम्प्रेस होते हैं। आप इस चक्कर में कि भैया पेशेंट मेरे पास आ जाए, आप उसको बोल दो कि हाँ भाई नेगेटिव आ जाएगा, वो चीज सही नहीं। ठीक है, वो ना कि मैंने तो इतना कर लिया था, अब भी क्यों फेलियर हूँ। फेलियर्स विल ऑलवेज बी देयर। पूरी ह्यूमैनिटी को क्योर करना असंभव है, लेकिन आप बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हो टू द सफरिंग ऑफ सोसाइटी। इस चीज को हमेशा ओके ओके ओके। तो मैं हूँ डॉक्टर शिल्पा, और मैं नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से पास आउट हूँ। और 2013 में हम दोनों ने ही पास आउट किया था, इंटर्नशिप अपना कंप्लीट किया था। तो हम लोग आज प्रैक्टिस करते हैं। 2016 से सर करते हैं, 2017 से मैंने अपना क्लिनिक खोला था। तो हमको लगभग 9-10 साल हो गए हैं प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए, एंड वी आर ग्रोइंग ईच डे। प्राइवेट प्रैक्टिस तो एक ऐसी चीज है, आप लोग जानते ही हैं, हर दिन हमको पेशेंट नई चीज सिखाता है। कभी हम ये नहीं बोल सकते कि हमको आ गया है। किसी भी एक रेमेडी के लिए भी हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ हमको बेलाडोना आ गया है, अब बेलाडोना के सारे केसेस वी आर गोइंग टू क्रैक। तो जो प्राइवेट प्रैक्टिस है ना, हमको बहुत हम्बल और बहुत डाउन टू अर्थ रखती है। क्योंकि जैसे ही हम थोड़ा भी ईगो में जाते हैं ना, ठीक करने के टाइम पे तुरंत एक पेशेंट आके हमको बता देता है कि नहीं भाई, अभी डाउन रहो, अभी तुमको बहुत सीखना है। तो लेकिन इट्स अ चैलेंजिंग एंड वेरी वेरी एक्साइटिंग प्रोफेशन व्हाट वी आर डूइंग। बहुत मजा आता है, बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कई बार पेशेंट रात को नहीं सोता है तो हम भी नहीं सोते हैं। वो टाइम आता है ना। कई बार हमको कंसर्न हो जाता है पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा। कई बार पेशेंट हमको बहुत ज्यादा तंग करता है। लेकिन आपको हम धीरे धीरे बताएंगे कि पेशेंट की जो वाइटल फोर्स है ना, वो इन सब व्यवहार में उसके रूब्रिक्स छुपे होते हैं। कौन हमको तंग कर रहा है, किसकी वजह से हम तंग हो रहे हैं। दोनों बॉडी, दोनों पेशेंट्स बिल्कुल अलग तरीके के हैं, और उससे उसका नेचर, प्रभाव वहीं से हमको समझना शुरू करना होता है। तो अभी करते हैं आपसे आगे बात, मेरे बारे में आपने जान लिया। मेरा नाम है अमित कुमार, और मैं मैडम का हस्बैंड हूँ। ठीक है, हम दोनों बैच बाकी में लोग हैं। भी कैमरा ऑन कर लो बच्चों, या तो आप कैमरा ऑन कर सकते हो, करो, थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन रहेगा। हाँ, हाँ, तो ज्यादा मजा बताओ आएगा। डॉक्टर साहब। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। बताओ। तो हम दोनों बैचमेट्स हैं, साथ ही में एक ही क्लास में थे, एक ही बेंच पे बैठते थे। ठीक है। सर तो अच्छे से जानते ही हैं। और 2013 में वही हमने पास आउट किया, और 2016 से हम क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, और इतना मैं बोल सकता हूँ कि प्रैक्टिस में जो मजा है
वो किसी और चीज में नहीं। हम्म होम्योपैथी प्रैक्टिस एलोपैथिक भी होती है। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, किसी चीज की कमी नहीं निकाल रहा, लेकिन जो होम्योपैथिक प्रैक्टिस में मजा है ना, हाँ हाँ वो एक अलग ही लेवल का है। ठीक है। एंड वी शुड फील प्राउड ऑफ आवर सेल्स दैट वी आर होम्योपैथ्स। यस और अभी जब हमारा सेशन कंप्लीट होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको अपने अंदर से खुद ही महसूस होगा कि हम कितने अच्छे और नोबल प्रोफेशन में। यस 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 ठीक है, तो इस सेशन की शुरुआत करते हैं। हम्म ठीक तो है। बताइए सर मतलब कैसे। मैं पहला मेरा ये था कि हाउ हाउ वाज योर जर्नी, आई मीन फ्रॉम कॉलेज टू टिल नाउ, मतलब कॉलेज लाइफ से आपकी जर्नी प्रैक्टिस के लिए कैसे झुके आप इस तरफ, या कैसे आपका दिमाग आया कि आपको इस तरफ हाँ जाना है? हाँ क्योंकि हर हम्म, व्यक्ति तो चाहता है ना कि भाई मैं, यहाँ भी 90 बच्चे हैं बैठे हुए, चाहते हैं कि मेडिकल अफसर मिल जाए, जिंदगी भर अब ऐश करें हम जो है एक बार मेहनत करें, उसके बाद हम्म, पेशेंट को फायदा हो या ना हो हमें कोई मतलब नहीं। तो हाँ बिल्कुल सबकी बिल्कुल सोच यही होती है ना, हाँ सेकंड ईयर थर्ड ईयर में बिल्कुल। तो यही होती है। बिल्कुल। तो हाँ यस। कैसे आपकी शुरुआत हुई? तो जैसे सर ने बोला कि ऐश करना चाहते हैं, ऐश हम भी करना चाहते थे और हम कर भी रहे हैं। हाँ, सबसे सही इम्पोर्टेंट बात। बात है कि हमको ये लगता है कि हमसे जब अगर मेडिकल ऑफिसर नहीं बने, एमडी क्लियर नहीं हुआ, तो होम्योपैथी इज एन एंड। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग में से कितने सारे लोग होते हैं जैसे होम्योपैथी में पहले हम कोशिश करते हैं कि हमारे को एग्जाम क्लियर हो जाए, हम एमडी कर लें और उसके बाद छोड़ के चले जाते हैं। देखो, सबको अपनी रोटी पानी वही ब्रेड एंड बटर सबको अर्न करना है, वो उनका जर्नी होगा। लेकिन आप में से किसी को भी होम्योपैथी को छोड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब सबसे बड़ा डाउट लोगों का, सर ने पूछा हमारी जर्नी क्या रही, तो कॉलेज में हमको हमेशा से ही कभी भी दिमाग में सेकंड ऑप्शन था ही नहीं कि हमको होम्योपैथी को छोड़ना है। 5.5 साल हमने जो कोर्स किया, कभी ये नहीं सोचा, बस ये ही सोचा कि इफ दिस इज अ क्यूरेटिव साइंस, देन हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट। ये मालूम था कि क्यूरेटिव साइंस है क्योंकि डॉक्टर हैनीमैन की जर्नी हम सबने पढ़ी है, डॉक्टर केंट के मिराकुलस क्योर्स हम सबने पढ़े हैं। तो हमको ये तो मालूम था कि ये साइंस क्यूरेटिव है ना। एलोपैथी इज सप्रेसिव और पैलिएटिव, बट होम्योपैथी इज क्यूरेटिव। तो वो हमको देखना था, वो जिज्ञासा थी। और ऊपर से सबसे बड़ा सवाल उठता, वन डोज, एक डोज से कैसे पूरी बीमारी ठीक होगी। तो वो सब जिज्ञासा थी हमारे अंदर, हम बहुत पढ़ाई किया करते थे। दूसरी चीज मैं बताती हूँ, कॉलेज टाइम में हमने कभी भी एलाइड सब्जेक्ट्स को नहीं इग्नोर किया। सर तो सामने बैठे ही, आई कैन नॉट बोस्ट और हाइड, हाँ, बिल्कुल आई कैन बिल्कुल नॉट बिल्कुल लाई। बिल्कुल बिल्कुल सही हमने सही बोल रहे एलाइड सब्जेक्ट्स को कभी भी इग्नोर नहीं किया। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, सर्जरी, व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट। आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी, आपको मालूम है कान में चक्कर, अगर हमको मालूम है कि चक्कर पेशेंट को अगर आते हैं, तो हम सीधा ब्रेन ट्यूमर नहीं बोलने वाले हैं। चक्कर आते हैं तो सिंपल स्पेक्स का नंबर भी हो सकता है, पेशेंट सही बात चश्मा है, नहीं, पेशेंट का नंबर बढ़ बिल्कुल। रहा है। सिंपल सिंपल से हमको अगर हम सीधा बड़ी बड़ा कुछ मेजर मेजर सोच के वो बोलेंगे, तो वो प्रैक्टिकल ज्ञान नॉलेज होना। अब चक्कर कान से भी होते हैं, हम्म इक्विलिब्रियम और बैलेंस डिस्टर्ब, ईयर के इन्फेक्शन में वर्टाइको आता है। हम्म ये चीजें आपको कॉन्फिडेंस देती हैं। अब जब अगर हम्म कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना क्लिनिक में, तो पेशेंट का नेचर वेचर पे किसका ध्यान जाएगा बताओ। पेशेंट तो आके रिपोर्ट बोलेगा, डॉक्टर ऐसे भी बोलते हैं पेशेंट्स के, आपने ये बीमारी का नाम सुना है आपने। हम्म ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, जब आप बहुत अच्छी जगह पे हो, सर ने आप लोगों को ये प्लेटफॉर्म दे दिया कि हम एज अ प्रैक्टिशनर आपको ये चीज बता पा रहे हैं कि आप जिस जगह हो उधर सबसे पहले 100% अपना जरूर देना। ये आपको कब कैसे काम आएगा ना। इवन आप एमडी एमओ की तैयारी भी करेंगे ना, उसमें जो आपको नॉलेज मिलेगी वो आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में सब काम आने वाली है। किस दिन बिल्कुल पेशेंट सही। कौन सा पर्चा लेके बैठ जाएगा, सब कुछ आपको लगेगा, अरे यार उस दिन पढ़ा था विटामिन बी 12, विटामिन डी, विटामिन बी 12 हमको माइलिन शीथ की रिपेयरमेंट में इंपॉर्टेंट होता है। पेशेंट आके बोलेगा, डॉक्टर साहब नसों की दवाई में बोला है मल्टीविटामिन लेने के लिए, कौन सा ले। उस हम्म टाइम आप कंफ्यूज, ये वो कह रहे यार, ये तो हम तो होम्योपैथी के लिए बैठने आए थे, ये क्या हो रहा है। ठीक। हम्म तो ये नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको वो कॉन्फिडेंस देगी जो आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो ये हो गया। तो दूसरा, हमारी जो जर्नी उसके बाद रही कि हम कॉलेज में कभी नहीं सोचा था कि इसको छोड़ के जाना है। जब आए उसमें तो ये सोचा अब कहाँ जाएं, नहीं, कि तो हम जैसे प्रैक्टिस। आदमी क्या होता है कि प्रीवियसली ट्रीटमेंट लेता है ना कहीं से, जैसे हम स्टूडेंट होते हैं, तो पहले पहले तो हम होम्योपैथी में पैदा तो हुए नहीं, जब आए इस कॉलेज में देखा दो चार बीमारियां हमें भी हुई, तो हमने लेके देखा कि फायदा हाँ करती भी है कि नहीं करती है। तो वो कुछ एक्सपीरियंस हुआ, या किसी बाहर वाले से हाँ होम्योपैथ से लिया हो?
या बचपन से लेते रहे हो, कुछ बिल्कुल ऐसा एक्सपीरियंस हुआ? यस हाँ यस यस। हाँ, तो वो मैं बताओ। आपको बताती हूँ, मैं ये बताती हूँ आपको कि मैं इस कोर्स में कैसे आई। तो मैं 14-15 साल की थी, तब मुझे कोई इशू हुआ था। तो उस टाइम मैंने अपने गाँव में जाके मैं अपने गाँव में गई थी, और वहाँ मेरे चाचा ने विदाउट मतलब मी इवन कंसल्टिंग विद द डॉक्टर डायरेक्टली एक मेडिसिन लाके दिया होम्योपैथी का कि ये आप खाओ। एंड यू वोंट बिलीव दैट आई वाज़ क्यूर्ड हम्म, टोटली विदिन 5 डेज़, जो कि प्रॉब्लम मुझे नियरली 1 साल से थी। बताओ। 5 डेज़ में ही प्रॉब्लम ठीक हो गई, और वो प्रॉब्लम मुझे उसके बाद कभी हुई भी नहीं। तो ये था अपने, अब 14 साल के बच्चे तो कभी नहीं सोचता हम इस कोर्स में जाएँगे। तो मेरा जो वो था कि जैसे हम एज़ अ होम्योपैथ वी आर द चोज़न वन्स। हम्म, तो हाउ वी आर चोज़न बाय द यूनिवर्स, कि मेरे पापा जो है चूल्हे के पास बैठे थे सर गाँव में, और अच्छा। मेरी दादी न्यूज़पेपर डाल रही थी उसमें जलाने के लिए, उसमें नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज का आर्टिकल था। वो और मेरे कमाल हो गया फादर यार। ऐसे मेरे फादर को पढ़ने की बहुत हैबिट थी, कुछ भी कहीं भी रिटन में है तो पढ़ना ही पढ़ना है, तो सर ही वो वाज़ रीडिंग। सर वो जला दिया हाँ। होता तो ये मुझे नहीं मिलती। सही बात है। हाँ। तो उन्होंने अच्छा बोला कि फिर? बेटा ये देखो एलोपैथी तो आप करोगे, एमबीबीएस ट्राई करोगे, अगर वो नहीं मिल रही तो ये भी कर सकते हैं। तो उस टाइम पे हमको ये भी नहीं मालूम था 2000 मैं बता रही हूँ 6-7 में, कि होम्योपैथी का इतना बड़ा कोर्स होता है। उस हम्म, टाइम पे हमको इतनी नॉलेज नहीं थी, तो हमने सोचा कि हाँ हम्म, व्हाई नॉट, क्योंकि आई वाज़ क्यूर्ड। तो आई वाज़ टोटली टोटली मुझे कोई ऐसी फीलिंग नहीं थी कि यार ये कोर्स कुछ डाउन है, तो वो फीलिंग पहले से ही नहीं थी होम्योपैथी के लिए, हम्म, कि हम कुछ कम कर रहे हैं एमबीबीएस में ना होके। तो वी वेंट, तो वो उसमें हो गया। उसके बाद हमने पढ़ाई में पूरा अपना पैशन-वैशन जो भी होता है, सब इंटरेस्ट सब कुछ फुल ऑन था हमारा। तो हम्म। पढ़ाई के बाद जब डांस वांस बाहर भी आए करते थे कल्चरल में आईनी के साथ, और अपनी जोड़ी होती थी नहीं? प्राइज़ भी लेते थे, प्राइज़ भी लेते थे सर। सब करते थे, जो करते थे वो अच्छे से करते थे। सब कुछ हम्म, करते थे, सब कुछ। कुछ हम्म, ऐसा नहीं है कि भई हमको बिल्कुल पढ़ाकू ही होना था, नहीं। मेरा तो सब हम्म, हर एक चीज़ में इंटरेस्ट है। मैं जो बिल्कुल करती हूँ बिल्कुल। बिल्कुल दिल से और 100% देके करती हूँ। तो हम्म, इसमें भी क्या वो 100% वाला ही चल रहा था। यार कुछ तो कर रहे हैं और सिंगल डोज़ ही देना है। हम्म, और हाँ, हमेशा सिंगल डोज़, कभी कोई ट्यूब नहीं, कभी कोई मदर टिंचर नहीं, चाहे कुछ हो जाए। हम्म, अपने आप बुक्स को पढ़ना, अपने आप सर्च करना कि माइंड को कैसे हम सीखें, कैसे इंटरप्रेट करें। अब इस वक़्त हम कितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सबकी एक बॉडी लैंग्वेज है। हम्म, सबकी वाइटल फ़ोर्स कुछ ना कुछ कह रही है। कौन कैसे बैठा है, हम्म, कौन इधर देख रहा है, कौन हिल रहा है, कौन रेस्टलेस है, कौन स्टिल है। दिस इज़ ऑल वाइटल फ़ोर्स है, यही तो माइंड है। तो उसको हम्म, सीखने में, उसको समझने में हम बहुत कोशिश कर रहे थे। उस चक्कर में हमने सारे स्कूल्स जॉइन किए, अटेंड किया। सबको अटेंड करके देखा कि हम कैसे-कैसे कर सकते हैं। अच्छा, सबको अटेंड करके फिर उसको प्रैक्टिस में करके देखा। तो हम लोगों ने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं प्रैक्टिस में। अब से आया हाँ, भाई एमबीबीएस के लिए ट्राई करते हैं, सबको डॉक्टर बनना है कि भाई हम्म, डॉक्टर बनना है आगे जाके। डॉक्टर हम्म, क्यों बनना है? माँ बाप बोलते हैं कि डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बेटा नाम रोशन करेगा, ये होता हम्म, है। ज़्यादातर सर यही इसी चीज़ को लेकर हम में से ज़्यादातर के दिमाग में ये होता है कि कहीं न कहीं अपने पेरेंट्स को प्राउड फ़ील कराना है, कहीं न कहीं होता है ये बिल्कुल चीज़। बिल्कुल हुँ। बिल्कुल, हाँ, तो एक वो इम्प्रेशन होता ही है, तो उसी के लिए फिर एमबीबीएस वगैरह का भाई एग्ज़ाम वगैरह भी दिए। तो हम्म, सिलेक्शन हुआ भी, लेकिन वो यूपी में हुआ था, उस टाइम सीपीएमटी हुआ करता था, हुँ। हम्म, तो यूपी में हुआ था। सीपीएमटी था, तो हाँ, हाँ, बिल्कुल सर। तो यूपी में मेरे को जाना नहीं था। फिर मैंने कहा हाँ, कि यार कोई और ऑप्शंस हों, तो फिर एक दिन मुझे एडवर्टाइज़मेंट दिखाई दिया था, ऐसे ही न्यूज़पेपर में ही। हम्म, तो पता तो बस था कि भाई वो बस चलाया नहीं जा रहा था। पता तो था कि बीयूएमएस होता है, बीएएमएस होता है, बीएचएमएस होता है। हाँ, फिर जब देखा कि हाँ भाई ये चीज़ है और इक्वल डिग्री होती है, तो मैंने कहा चलो इसी के अंदर चलते हैं, स्टार्ट हम्म, करते हैं, एटलीस्ट हम्म, डॉक्टर तो बनेंगे, हम्म, ठीक है? फिर दिया, फिर सिलेक्शन हुआ। फिर हम्म, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया, तो मुझे अब भी याद है, जब पहला एफोरिज़्म पढ़ा था ना सर, physician's highest mission is to restore the हम्म, sick to health and to cure as it is एज इट termed। इज टर्म्ड, हाँ। हुँ। अभी बिल्कुल। तुम एक मिनट रुक जाना, हाँ। यही पॉइंट पे। हुँ, ये एफोरिज्म मैंने कम से कम 20-25 लोगों से पूछा है, हुँ, जो पीजी की तैयारी कर रहे हैं, जो पीजी कर चुके हैं, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर ऑर्गेनन की तैयारी कर रहे हैं। उनसे मैंने ये पूछा कि पहला एफोरिज्म सुनाओ, तो वो नहीं सुना पा रहे हैं जो तुमने सुना दिया। अरे बाप रे! सर। अच्छा। हाँ, हाँ। ओके, ओके। सर वो और बिल्कुल और मन क्या, मतलब तो की बात है। यूजी को पढ़ा रहे हैं ऑर्गेनन। हाँ, जी, ओह! अच्छा। हाँ, तो इसलिए ये बहुत मैं प्रभावित हुआ तुम्हारे बोलने से, कि तुम्हें देखो जी, एफोरिज्म याद है, इसका मतलब तुमने इसको आत्मसात किया है, बिल्कुल तभी याद सर। है। हाँ,
जिस दिन हाँ वो आप बोलो। पढ़ लिया था ना, जिस दिन वो देख लिया था सर, उसी दिन मैं डॉक्टर हैनेमैन से इम्प्रेस हो गया था। जब मैंने उनके वर्ड्स पढ़े ना, मैंने कहा दिस इज द पर्सन, मुझे इनको फॉलो करना है, इनकी साइंस को। उसके बाद से सर फिर जैसे जैसे क्लासेस होती थी, चीजें होती थी, फिर मैंने पढ़ा, डॉक्टर कैंट को पढ़ा, डॉक्टर नैश को पढ़ा। उनके केसेस देख देख कर मैं इतना प्रभावित हुआ। फिर जैसे मुझे सर थोड़ी बहुत नॉलेज तो हो ही जाती है पढ़ते पढ़ते कि भाई कितनी सारी इनक्योरेबल डिजीजेज हैं एलोपैथी के अंदर, हाँ हाँ। पर हम प्राउडली ये कह सकते हैं कि हमको क्योर कर सकते हैं। तो मतलब जैसे अभी बेसिकली निकल के आ रहा है बीच में से हम्म, कि आपको हम्म, पढ़ते रहना चाहिए, सतत पढ़ते रहना चाहिए, अलग अलग बुक्स पढ़ते बिल्कुल रहो, पढ़ते रहो। ये मतलब बिल्कुल। शॉर्टकट नहीं है किसी चीज का कि आप तुरंत आज से पास हुए परसों आपके पास गाड़ी बंगला और नौकर चाकर सब हो जाएगा। ये नो टाइम टेकिंग जॉब है। जैसे वो बोल के हम्म, गया अभी अखिलेश की, पेशेंस रखो, इसमें भी पेशेंस रखना है। और हम्म, आपको बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, क्रॉनिक हम्म, डिजीजेस, फला लेसर राइटिंग, ये वो सब पढ़ के ही आप कुछ निकाल सकते हो। ऐसा नहीं होगा बिल्कुल कि आप मतलब डॉक्टर मिश्रा आपको जो है ज्ञान दे रहे उससे सीख जाओ या फलाना। वो ठीक है, मीडियम है, लेकिन क्या है कि आपको उस चैनल के थ्रू गुजरना होगा, उसको हम्म, समझना पड़ेगा। तो अगर उतनी मेहनत करोगे तब जाके वो चीज प्राप्त होगी। बिल्कुल सर। हाँ अब बताओ। तो अभी जैसे शिल्पा मैम ने एक एग्जांपल दिया ना कि हमें एलाइड की भी नॉलेज होनी चाहिए, तो मैं इसी से एक चीज बताता हूँ आपको। एक बार मेरे पास एक पेशेंट का फोन आया। मैं ये इसलिए कनेक्ट कर रहा हूँ केस क्योंकि ये एक इनक्योरेबल डिजीज का केस है ये। इस हाँ। पर्सन को एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस था, हम जानते हैं हम्म, कि वो इनक्योरेबल है पता है। बिल्कुल। हम्म, ठीक है, वो आगे जाके कितना बैम्बू स्पाइन हो जाता है, बिल्कुल डिफॉर्मिटी हो हम्म, जाती है, पर्सन मूव भी नहीं कर हम्म, सकता। तो ये पेशेंट भी मेरे पास बहुत डरा हुआ आया था। तो जब इसने मुझे सबसे पहले फोन पर पूछा था, तो इसने मुझसे पूछा था सर HLA-B27 नेगेटिव आ जाएगा क्या। तो मैंने इसको ये आंसर दिया था कि मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता HLA-B27 नेगेटिव आएगा कि नहीं। मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए। हम्म, ठीक है, क्यों नहीं आएगा, बिकॉज HLA इज आवर जेनेटिक्स, वो हमारी जेनेटिक्स डिसाइड करती हैं, वो हमारे सेल के ऊपर नॉर्मली नेचुरली मार्कर्स होते हैं। वो कोई बीमारी की वजह से नहीं आया है। अगर उसके अंदर ये चीज है तो उसकी टेंडेंसी है उस डिजीज को होने की। हम्म। HLA-B27 होने का मतलब ये नहीं कि उसे वो डिजीज है। तो हाँ मैंने बिल्कुल उसको यही सही, बात वाह बताई। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जैसे वही वाला है हाल ना? है, जैसे किसी को हेपेटाइटिस बी आ गया पॉजिटिव, कोई जरूरी नहीं कि हाँ हेपेटाइटिस बी का उस पर प्रभाव है, बिल्कुल उसकी इम्यूनिटी उसको रोक के रख सकती है। तो यही मैंने हम्म, उसको बोला। तो वो बंदा मुझसे इतना इंप्रेस हो गया, उसने बोला कि सर मैं जिसको भी फोन करता हूँ ना, वो मेरे से बोल देता है कि हाँ नेगेटिव आ जाएगा, हाँ नेगेटिव आ जाएगा। इवन हम्म, एलोपैथ। हम्म, आप पहले डॉक्टर हो जिसने मुझे जेन्युइनली बात बताई है, क्योंकि मैंने नेट पे भी सर्च किया था, उसमें भी ये लिखा हुआ था कि HLA-B27 नेगेटिव नहीं आ सकता। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एलाइड की नॉलेज होने का कितना कितना फायदा इंपॉर्टेंस हुआ। है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है, और बिल्कुल। आपकी ऑनेस्टी का भी। हम्म, ऑनेस्टी बहुत जरूरी होती है, पेशेंट उससे भी इंप्रेस होते हैं। आप बहुत। इस चक्कर में कि ये पेशेंट मेरे पास आ जाए, आप उसको बोल दो कि हाँ भाई नेगेटिव आ जाएगा, वो चीज़ हम्म, सही नहीं। ठीक है, वो बिल्कुल चीज़ आपके बिल्कुल लिए आगे जाके नुकसानदायक हो सकती है। बिल्कुल तो फिर बिल्कुल। वो बंदा आया भी, उसने मुझ पर ऐसा ट्रस्ट दिखाया। और वो उसको इतना सीवियर पेन हुआ करता था एसआई जॉइंट में। एसआई जॉइंट समझ रहे हो ना, सैक्रोइलियक जॉइंट, ठीक है, पूरे हम्म, लोअर लिम्स में, बैक में। और आज की डेट में कम से कम उसको 5-6 साल हो गए। आज की डेट में वो अपने ऑफिस के स्कूल क्रिकेट टीम का कैप्टन है। ओह क्या ठीक बात है, है। स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट था वो। ठीक हम्म, है, तो ये होती है होम्योपैथी की पावर। तो मुझे यही चीज अपने सामने देखनी थी, जो मैं पढ़ता था, डॉक्टर नैश, डॉक्टर कैंट, ये चीजें मुझे अपने सामने देखनी थी। तो डिसाइड तो मैंने तभी कर लिया था कि मैं करूंगा होम्योपैथी। उसके बाद फिर जब कॉलेज से पास आउट हुए तो सोचा कि भाई एग्जाम देते हैं, एमडी का एग्जाम देते हैं। एमडी का एग्जाम दिया। उसमें पहली बार में तो खैर इतना नहीं हुआ था, दूसरी बार में मेरी 4th रैंक आई थी। और 2 ही सीट थी, तो इसलिए मेरा नहीं हो पाया, मैंने सिर्फ नेहरू का दिया था। बाहर का मैंने नहीं हम्म। दिया। हाँ तब ठीक बहुत है। पहले की बात है, यस, चार हाँ, होती ये थी। बहुत पहले की बात है सर, 4 सीट होती हम्म, थी। उसके बाद फिर यूपीएससी का एग्जाम भी दिया, तो यूपीएससी में सिलेक्शन भी हो गया था, इंटरव्यू भी मेरा ऑलमोस्ट क्लियर क्लियर हो गया था। तो वेटिंग लिस्ट में नाम था, मतलब मेरे से पहले एक बंदा था, उस वो हम्म, रिजेक्ट कर देता तो मेरा सेलेक्ट हो जाता, मतलब उसको रिजेक्ट हम्म, करना ही था। वो हम्म। ऑलरेडी 2 जगह पर तो सीट था, ले चुका था, तो मतलब वो एक की आ टिकट ही छोड़नी जाता थी। तुम्हारा नंबर, हाँ। हाँ, वो मेरा आ ही रहा था। तो उसके लिए फिर प्रोसीजर लॉन्ग हो गया। फिर मैंने इस चीज़ में ना, मैं आपको बताता हूँ, स्टूडेंट्स वो एक दिन में ही 50,000 रुपये कमा लेते थे। उनकी विद इन अ डे ये ओपीडी थी उनकी। हम्म, ठीक है, सुबह बैठे और अपना, मतलब ये भी नहीं कि बहुत भीड़ हो, अच्छी खासी भीड़ है, चल रहा है। ठीक है, लेकिन उनके रिजल्ट्स थे, क्योर्स थे, तो उनकी फीस भी अच्छी थी। तो विद इन अ डे वो 50,000 कमा लेते थे। तो अब आप सोचो। तो जब मैंने उनको देखा, और फिर वहाँ पर एक मेडिकल ऑफिसर आती थी सीखने के लिए। ठीक है, तो वो मेरे को हमेशा बोलती रहती थी कि अमित तुम अपना प्रैक्टिस करो, देखो ना वहाँ पे जा ही क्यों रहे हो। हम्म, ठीक है, तो ये सब चीज़ें जब मैंने सुनी ना, तो फिर मेरा भी थोड़ा सा मन हट गया, फिर मैंने आगे ट्राई नहीं किया कभी हम्म, यूपीएससी के लिए। मैंने हम्म। कहा नहीं, प्रैक्टिस ही करूंगा, इसी में करना है। तो ऐसे करके मैं प्रैक्टिस में आया। तो ये मेरी जर्नी थी। बहुत अच्छा बहुत ठीक है। अच्छा, बहुत वेरी इंप्रेसिव।
तो ये कि उसमें कारण ये भी रहा ना, क्योंकि अगर वहां घुस जाते तो आज यहाँ तक नहीं पहुंचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बताओ आप मुझे कि तो जैसे आपने प्रैक्टिस शुरू की, प्रैक्टिस आपने जैसे इन लोगों के यहाँ आप गए, है ना, मेंटल प्रिस्क्रिप्शन, तो आपको इनमें से बेस्ट क्या लगा? मतलब आपने इतनी चीज एक्सप्लोर की, क्या आप सब जगह थोड़ा थोड़ा यूज करते हो अपनी प्रैक्टिस में, जहां जो काम आ जाए, या आपने कुछ किसी किसी कंक्लूजन पे आप पहुंचे हो? तो जैसे सब बोलो कुछ शिल्पा। यूज करने से क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। हम्म जब हम सब कुछ यूज करना चाहते हैं ना, तो एक खिचड़ी सी बनती है। तो हम क्या कर रहे थे पहले, तो उसकी हम्म। वजह से फिर हम प्योरली माइंड मेथड में इसलिए आए, क्योंकि हमने जो वो कैंट का कितने साल चैप्टर किया कम आपने? से कम किया 2000, 6-7 साल। मतलब हम जब ओहो, इंटर्नशिप कर रहे थे तब भी 2012 से बताओ लेकर आप लगा लो बताओ बच्चों, 2022 तुम्हारे तक। 6-7 साल इन्होंने बचा दिए। हाँ, ये क्या कम एग्जैक्टली। बड़ी बात है, अगर कोई अपने सर एक्सपीरियंस से ही आपको बता रहा है। हाँ सर, आपको हाँ। जिस प्लेटफॉर्म पे आज लेके आए ना, आप लोग जितने भी लोग ये बात सुन रहे हो, तो ये बात ध्यान रखना कि हम जो अप्स एंड डाउन्स हमने अपने बता रहे हैं, वो जरूरी नहीं है आपके साथ होंगे। तो हम्म। हमारी जर्नी लंबी रही है, लेकिन आपकी वो छोटी हो जाए, इसीलिए हम यहाँ साथ में हम हैं। यहाँ हैं, बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल, बहुत सही बात बोली। तो 6-7 साल आप जो आपने उसमें किया, तो हाँ, तो 6-7 तो साल उसमें संतुष्टि नहीं मिल रही थी? उसमें संतुष्टि नहीं मिल रही थी। क्यों? हम्म, क्योंकि आप खुद देखिए, अगर हम रूब्रिक्स वाइज भी जाए ना, तो नाट्रम में और हॉट में भी और चिली में भी है। हम्म सीपीआ हॉट में भी, चिली में भी। अब चिली को दें कि हॉट को दें? ठीक है, हम्म अब हमारे दिमाग में कुछ फिक्स है, लाइकोपोडियम हॉट है, नाइट्रोम्यूर हॉट है, सैलीशिया चिली है। बट क्लिनिक में देख रहे थे तो ऐसा नहीं था। हम्म, हम्म फिर एक बात आई माइजम की, माइजम आई, सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस, कि जब सिफिलिटिक स्टेज में होगा तो उसका जो पेशेंट का जो थर्मल्स हैं वो कुछ भी हो सकता है, बिकॉज इट इज एवरीथिंग आउट ऑफ कंट्रोल। हम्म तो फिर कंफ्यूजन ये आ गई कि पकड़ें क्या, हम्म इस चीज पे अटक जाएं। तो फिर हमने ये समझा कि माइंड मेथड मतलब मेंटल रूब्रिक्स को पेशेंट के अंदर कैसे ऑब्जर्व करें, उसकी मास्टरी करनी होगी। हम्म क्योंकि वो चीज है जो नहीं बदलेगी। हम्म ये पेशेंट आ रहा है, वो गाली दे के बात कर रहा है कि हाथ जोड़ के बात कर रहा है, वो नहीं बदलेगा। हाँ, चिली हॉट बदलता रहे, उससे हमको कि सर्दियों में ठंड लगती है, गर्मियों में गर्मी लगती है, ये सब बदलता रहता है। बिल्कुल तो बिल्कुल हमको बिल्कुल। क्या, हम देखते डॉक्टर हैनीमैन का ना PQRS, हम्म, पेक्यूलियर, रेयर, स्ट्रेंज एंड क्वेयर, हम ये देखते हैं ना सिम्टम्स। तो PQRS क्या था, बस वो ही समझने के लिए सर हम फिर माइंड मेथड को ही कम्प्लीटली अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अभी उसमें हम मास्टरी करके उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे हमारे रिजल्ट्स एकदम यहाँ से यहाँ हो गए। मैं तो सर बताओ। एक बताता हूँ। जो हाँ स्टार्टिंग बताओ। में जैसे हम इंटर्नशिप में थे ना, तो मतलब कोशिश एक ना, एक डिजायर होनी चाहिए। हम्म अगर वो एक इच्छा है ना कि सामने जो आपके सामने पेशेंट आया उसको हील करना है, उसको ठीक करना है, उसकी हेल्प करनी है, तो हम्म रास्ते ना खुद ब खुद निकलने लगते हैं। जब वो हम्म इंटेंस डिजायर होती है ना, तो आदमी खुद सर्च करता है क्या करना है क्या नहीं करना। तो बस वही डिजायर थी। उस डिजायर को लेकर जब कॉलेज से पास आउट हुए, तो सबसे पहले हम का सेमिनार था, तो वो यही बोलते थे कि हम सिर्फ माइंड पे प्रिस्क्राइब करते हैं, माइंड पे प्रिस्क्राइब करते हैं। तो उस समय शिल्पा और मैंने एक क्वेश्चन पुट किया था उनके सामने कि सर फिजिकल्स भी तो हमारी जनरलिटीज को ही बताते हैं, हमारी बॉडी में जो अंदर चीजें चल रही है वो भी तो, चलो मैं पर्टिकुलर्स की बात नहीं कर रहा, फिजिकल्स भी तो होता है, फिजिकल्स को क्यों नहीं पिक करते? तो उन्होंने इसका कुछ ठीक से आंसर नहीं दिया। उन्होंने बोला कि अभी तुमने सिर्फ स्टार्ट किया, अभी तुम्हें समझ में नहीं प्रॉब्लम आएगा। क्या थी ना, ये जितने भी थे इनके हाँ सारे बच्चे तो मेरे पास आते थे ना करके, इन सब में हाँ प्रॉब्लम ये होती थी कि दे वर नॉट ब्रॉड माइंडेड, दे वर नॉट ओपन फॉर डिस्कशन। हाँ, भाई अगर मेरे को कोई बिल्कुल चीज सर। नहीं आ रही है, अगर मेरे को अभी भी हम्म कोई चीज नहीं आ रही मेरी ओपीडी में, तो मैं बोल देता हूँ कि मेरे को नहीं आ रही है, या मैं अभी हम्म, प्रयास करूंगा इसको जानने की, अभी मेरे को इतनी नॉलेज है इसमें। तुम बच्चे हो, तुम्हें नहीं आएगा, तुम फलाना हो, तुमको इतना यही एक्सपीरियंस बात। लगेगा, हाँ ये सब फालतू की जो बातें होती है ना, शकल हाँ, हाँ बहकाने वाली या भ्रमित करने वाली, हम्म, इससे हम्म, पता लगता है कि आपके अंदर विद्या नहीं, विद्या ददाति विनयम। अगर आपके अंदर विद्या हम्म, है तो आप एक्सेप्ट करोगे कि आपको ये नहीं आ रहा है, सीधी बात है। बिल्कुल सर, नहीं आ रहा तो बिल्कुल नहीं आ सर। रहा है। एम्स के प्रोफेसर को नहीं आता तो एक्सेप्ट कर लेता है भाई, कि नहीं आ रहा है, ये इनक्योरेबल डिजीज हम नहीं कर सकते। एम्स वाले हमारे रेफर कर देते हैं उनसे बड़ा कोई इंस्टीट्यूट है? लेकिन उनके अंदर बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। विनम्रता है, करते हैं। तो हम्म ये तो मैंने कई स्कूल ऑफ फिलोसफी का सुना कि वो क्वेश्चन हम्म नहीं पूछने देते थे, या क्वेश्चन पूछो तो वो डांट देते थे, या मतलब कुछ ऐसा आंसर देते थे कि आदमी जो है निरुत्तर होता था। बिल्कुल सर। हम्म। हम्म। तो हाँ फिर फिर वही जब बोलो। उनसे पूछा तो उनसे आंसर नहीं, उन्होंने आंसर नहीं दिया, तो फिर हम अनइम्प्रेस हो गए थोड़ा सा। हमने कहा नहीं, यहाँ मजा नहीं आया। हम्म फिर उसके बाद हम्म। थोड़ा बहुत ठीक लगा, तुम लोग बाकी वहां पर भी। फास्टिडियस नेचर के थे नहीं? हाँ सर, वही बात है। फास्टिडियस का मतलब ये तो होता है ना, हार्ड टू प्लीज। लोग फास्टिडियस का हम्म, मतलब समझते हैं साफ सफाई पसंद करने वाला, कंफ्यूज जाते हैं। फास्टिडियस का लिटरल मीनिंग तो हार्ड टू प्लीज होता है ना, जल्दी हाँ इनको तो प्रसन्न करना मुश्किल है।
बिल्कुल, बिल्कुल। छोटी-छोटी तो कमी दिख जाती है ना, छोटी-छोटी कमी हाँ, दिख तो जाती है। तुम लोग ये फिर हम फास्टिडियस थे, देखने लगे। तो फिर अब हाँ, दूसरी जगह चले गए। फिर हाँ, दूसरी जगह गए, तो वहाँ पर देखा कि उनका मतलब ठीक है, फिज़िकल्स भी देख रहे हैं, माइंड भी देख रहे हैं, बट किसी-किसी केस में वो उस पेशेंट को टच करके कि यहाँ टच किया और यहाँ टच किया कि हैंड कोल्ड टू टच और हैंड वार्म टू टच तो एकोनाइट दे दी। ऐसे-ऐसे करके मतलब कितने केसेज़ में तो ऐसे ही एकोनाइट दे देते थे। मतलब वो आर्मी का दे दी। सिग्नेचर बेस हाँ, पे कर दिया हाँ, उन्होंने। सॉरी आर्मी का दे दी, ठीक है? कितने केसेज़ में दे दिया करते थे वो ऐसे। तो फिर वहाँ पे भी मज़ा सा नहीं आया। हमने कहा मतलब यार लॉजिक तो समझ में आ नहीं रहा क्या हो रहा है। साइंटिफिक नहीं लग रहा। हाँ, मतलब हाँ, 1-2 पेशेंट ठीक हो जाएँगे, जो हुँ, ये आ रहे हैं बिल्कुल। 100-50 इसमें से 90% क्योर कौन देगा? और क्या वो सब आर्मी का देखिए। थोड़ी हो हुँ, सकते हैं। फिर हुँ, उसमें क्या था ना उसमें फिज़िकल्स का भी काफ़ी प्रेज़ेंस था और फिज़िकल्स जो होते हैं ना, बहुत बार मिसगाइड कर देते हैं। मैंने पता नहीं कितनी सीपियाँ छोड़ी अपनी हुँ। प्रैक्टिस में, कितने पेशेंट मेरे अच्छा, ठीक नहीं हुए, जिनको सीपियाँ देनी अच्छा, चाहिए थी। क्यों? क्योंकि पेशेंट जो है ओहो! हॉट था, हम पढ़ते हैं सीपियाँ छिली होती है, एग्ज़ैक्टली। ठीक है? हुँ, और थोड़ी बहुत और चीज़ें थी, सीपिया के बारे में जो हमें मिसगाइडेड इन्फॉर्मेशन थी उस वज़ह से, कि भई सीपिया में हम हमेशा इंडिफरेंस ढूँढते रहते थे। हाँ। हुँ। जैसे कि भई नॉर्मल नॉर्मल सीपिया तो आएगा ही नहीं या हुँ। एक नॉर्मल तरह का इंडिविजुअल तो हाँ, आएगा मतलब ही नहीं उसकी जिसके अंदर उसकी कुछ भी स्टेज इंडिफरेंस वाली स्टेज ही में आएगा वो, उसके हाँ, पहले बिल्कुल, नहीं आएगा। ठीक है ना? क्योंकि वो तो हाँ, बिल्कुल एंड की हाँ, सिक्योरिटी स्टेज है। या कभी तो इस इग्निशिया हँस चक्कर ही नहीं में सकता या कभी खुश ही नहीं रह सकता। हाँ, अरे भाई उसकी हाँ। अलग-अलग स्टेज होती हैं। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, एब्सोल्युटली। तो ऐसे ना फिर ऐसे करके कई बार फेलियर्स मिल रहे थे, तो समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये फेलियर्स हो क्यों रहे हैं? मेरे हुँ। हिसाब से तो ये परफेक्शन का रिफाइंड सिस्टम है। मतलब अच्छा, माइंड बेस्ड अच्छा। ही है, लेकिन थोड़ा हुँ, इसको रिफाइंड कर दिया था थोड़ा। उन्होंने इसको कंसर्न, एडेप्टेशन और रिएक्शन में डिवाइड किया था। कार, एक हाँ। कंसर्न होता है, एक एडेप्टेशन होता है, एक रिएक्शन होता है। तो इससे हुँ, मेडिसिन ज़्यादा अच्छे से निकलती है। हुँ, अब बेसिकली बात क्या होती है कि हम कहते हैं वाइटल फ़ोर्स को ठीक करेंगे। तो वाइटल फ़ोर्स है क्या? वाइटल फ़ोर्स को ठीक करना, वाइटल फ़ोर्स क्या है? वाइटल फ़ोर्स कैसे पता पड़ेगी हमें सबसे ज़्यादा? मान लो तुम किसी से कोई क्वेश्चन पुट आउट कर रहे हो, तुम पूछ रहे हो कि पेशेंट का कि भई आप अपना स्वभाव बताइए कैसा है? तो पेशेंट ज़्यादातर अपने बारे में अच्छी बात ही बताते हैं, हुँ। कि भई मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, मैं तो बहुत ईमानदार आदमी हूँ या मैं तो बहुत बहुत सिम्पैथेटिक हेल्पिंग हूँ। हूँ। हुँ, ये सबसे कॉमन तो यही आता है कि मैं बहुत हेल्पिंग हूँ, बहुत और सिम्पैथेटिक हूँ, हुँ, सबसे सबसे कॉमन ठीक है है ना? स्वभाव तो ठीक है। स्वभाव तो नॉर्मल है, ठीक है? हुँ। नॉर्मल है है ना? बोलेगा, तो हाँ। ये ज़रूर नॉर्मल है, बोलता है, स्वभाव नॉर्मल है। तो इसमें आप क्या पकड़ लोगे, है ना? हाँ, ये जो चीज़ हाँ, है ना, ये उसका कॉन्शियस माइंड है। हाँ। हाँ। कॉन्शियस माइंड चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करके बताता है। अगर हुँ, आपको वाइटल फ़ोर्स को पकड़ना है, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड को समझना ज़रूरी है कि इसके अंदर क्या चल रहा है पीछे से। तो वो हुँ, ज़्यादातर उसकी स्पॉन्टेनियस चीज़ों से समझ में आता है, हुँ। ठीक है? जैसे कोई पेशेंट आया, कई लोग होंगे आके बिल्कुल प्रणाम सर, हुँ, कितनी बार हुआ है मेरे सामने, प्रणाम हुँ, बड़ी एज का 50-60 साल का आदमी, 70 हुँ, साल का आदमी, हुँ, मैं क्या हूँ, मेरी क्या एज है? हुँ, प्रणाम सर, हुँ, बैठ रहा है वहाँ पे आकर। हुँ, ठीक है? तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्पॉन्टेनियस होती हैं, स्पॉन्टेनियस हुँ, वो उसका अपना हुँ, रिएक्शन है। जैसे एक हुँ, पेशेंट आया, इसको ले लेते हैं हम रेफरेंस फॉर दोज़ अराउंड। ये जो होता है रूब्रिक होता है रेफरेंस हुँ, फॉर दोज़ अराउंड हिम। ठीक हुँ, है? मतलब उसके आस-पास जो हैं उनको एक रिस्पेक्ट से, रेवरेंस से देख रहा है। दूसरों को भी वैल्यू दे रहा है, जेन्युइन है, ठीक है? प्रणाम कर रहा है, छोटे को भी प्रणाम कर रहा है, रेवरेंस वाला पर्सन है। इसमें सबसे पहले जो दवाई आती है, ज़्यादा सल्फर आती है हमारे दिमाग में, बाकी और भी सल्फर है, हाइओसा कई दवाइयाँ हैं, वो आप पढ़ोगे तो आपको दिख जाएगा। ऐसे ही एक पेशेंट मेरे पास आया, अंदर आता है, चैम्बर का गेट खोलकर पहले तो बाहर का गेट खोलता है, बाहर का गेट खोलकर फिर पीछे देखता है पता नहीं कुछ, फिर बंद करके फिर अंदर आया। फिर अंदर का गेट भी उसने बंद किया चैम्बर का खुद ही, अक्सर पेशेंट करते नहीं हैं, उसने खुद ही बंद किया। फिर जब मैंने उससे सवाल करना पूछना शुरू किया तो पीछे पीछे देखा पहले उसने फिर बोलना शुरू किया। तो ये क्या है भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है? सब हुँ, लोग नहीं करते ऐसा, है ना? हुँ, किसी की बॉडी लैंग्वेज अलग होती है। भाई तुम्हें क्या ऐसा क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? तो ये डिल्यूजन समवन इज़ बिहाइंड हिम हुँ, कोई मुझ पे नज़र रखे हुए है। हुँ, कोई है तो नहीं, कोई सुन तो हुँ, नहीं लेगा मेरी बात को, हुँ, एग्ज़ैक्टली। ठीक है? तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये उसका एक तरह का एडैप्टेशन है, ठीक है? अब देखो हैनीमैन सर ने हुँ, क्या लिखा हुआ है कि वही हुँ, आँखें खुली रखनी है, कान खुले रखने हैं, बिल्कुल। नाक से स्मेल आ रही है, वो भी आपको पता होना चाहिए। ये है वो एग्ज़ैक्टली। ये हमको माइंड मेथड में पता चला कि आँखें अच्छा क्लिनिक में पेशेंट घुसने से पहले ही आँखें खुली होनी है और कान खुले होने हैं। पहले हम हुँ, पूरा आधे घंटे का केस करने के बाद वो खुलता था हमारा, कि अच्छा हुँ, पेशेंट ऐसा है। लेकिन वो तो काम हो चुका, सारा पेशेंट हो चुका बिल्कुल कॉन्शियस, सबकॉन्शियस आउट। अब पेशेंट की रटी-रटाई बातों के ऊपर करते रहो प्रिस्क्राइब। 3-3 हुँ। घंटे केस ले लिया, अगली बार फिर केस ले लिया। कितने रोटी केस खाते हो, फं कितना पानी पीते हो, ये हमारे यहाँ चल रहा हाँ, होता है। हाँ, हाँ, हुँ, बस, बस, बस। हुँ, और केस एक्चुअली एक्चुअली अगर हमको नॉलेज है तो 15 मिनट शुरुआत के में हर केस ओवर होता है। हुँ, हुँ, क्योंकि उसकी वाइटल फोर्स का कंसर्न वो खुद बता के जाते हैं। अब इसमें मैं एक हुँ, चीज़ ऐड करना चाहती हूँ
अब जैसे हाँ। जो रूब्रिक है ना, जो माइंड का जो हमारा चैप्टर है डॉक्टर केंट का, या हम सिंथेसिस में देख लें, वो सारे के सारे रूब्रिक्स आप सिंपल पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे स्माइलिंग, सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स, या अफेक्टेशन हो गया। तो अभी आप ये सोचो, सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स अगर हम लेते हैं, उसका मतलब क्या है? कोई बताएगा? सर कुछ इंटरेक्ट कर सकते हैं? हाँ हाँ, श्योर श्योर, बताओ भाई, कोई भी एक बोल के बताओ बताओ, बच्चों। सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स कौन है? क्या ऋतु, होता है उसका मतलब? ऋतु तुम बताओगी, ऋतु बता। सिंपल सिंपल, थिंक सिंपल। बिल्कुल आम आदमी की तरह सोचो। होम्योपैथ बनने के लिए ना आम आदमी बनना जरूरी है। ठीक है, बताओ भाई, आम पढ़ा है तुम आदमी लोगों ने, बनोगे तुलसी, ऋतु, तभी होम्योपैथ दीक्षिता, बनोगे। बताओ। बताओ दीक्षिता, बताओ। मैम, हिंदी में ये मीनिंग। उसको इतनी परेशानी हो रही है उसे, लोग क्या कहेंगे, मतलब हाँ हाँ। दोबारा तो दोबारा बोलो, लोग, आवाज कम आई, दोबारा बोलो। वो कुछ भी करेगा या फिर कुछ भी करने से पहले उसको ये होगा, वो अपने बारे में नहीं सोचेगा, वो सोचेगा लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, ये होगा हाँ उसके दिमाग में। ठीक है, मतलब वो थोड़ा सा इमेज कॉन्शियस होता है। थोड़ा सा लोगों हाँ, की ऐसा राय, ही। थोड़ा सा इमेज को ले। अब मुझे बता, तुम में से कौन ऐसा है जो इमेज कॉन्शियस नहीं है? कौन बेइज्जती पसंद करता है? किसको फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बोलेंगे? हम तो सारे होम्योपैथी में इसी कॉन्फ्लिक्ट के साथ जीते हैं। लोग क्या बोलेंगे? तो अब ये हम सबका रूब्रिक लगा लें, सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स। तो सबसे पहले जो हमको ये अब जाके रियलाइज हुआ है कि रेपर्टरी में सारे रूब्रिक्स मॉर्बिड हैं। ये मॉर्बिड लेवल पे, जब मॉर्बिड मतलब पैथोलॉजिकल लेवल पे जब किसी का चला जाए, सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स, तब इसको रेडार में डालना है, रेपर्टराइज करना है, बिकॉज इन दैट केस इट नीड्स टू बी देखो क्योर्ड। यहाँ पे ना सेकंड ईयर के भी हैं, तो मॉर्बिड पैथोलॉजी थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ कि देखो, हाँ अगर पेशेंट किसी चीज को बार बार कह रहा है, अपनी बातों में, अपने उसके कोर में बार बार वो चीज आ रही है ना, या उसके अटेंडेंट या उसके वातावरण में वो चीजें लग रही हैं कि आपको बार बार वो चीज दिख रही है कि ये एक एक सामान्य व्यक्ति में जितना है उससे ज्यादा है वो चीज, ठीक है ना। एक एक व्यक्ति है जिसको अपनी हेल्थ के बारे में टेंशन है, लेकिन सबको टेंशन है थोड़ी बहुत हेल्थ के बारे में, उसको इतनी ज्यादा है कि वो 12 घंटे अपनी बीबी से हेल्थ के बारे में बात कर रहा है। वो कह रही कि मेरे को सोने नहीं देते, उठा उठा के बोलते हैं कि मुझे ऐसा तो नहीं हार्ट अटैक आ रहा है, फलाना ढिमकाना। तो वो जो Exactly. एक सामान्य लेवल से जब ऊपर हो जाएगा तो वो पैथोलॉजिकल होगा, यहाँ ये कहने का मतलब है। तो पैथोलॉजिकल वही मतलब वही अब, रूब्रिक लेना है जो बिल्कुल मार्क्ड आ रहा है पेशेंट में, आपको जब देखना होता है तो। हाँ, अब बताओ डॉक्टर साहब। और पैथोलॉजिकल से ना फिर एक बात ये भी हो जाती है, ऐसा नहीं कि शाइजोफ्रेनिया में कोई तुम्हारे पास पेशेंट आ गया, अब वो हेलुसिनेशंस बता रहा है, डिल्यूजन्स हाँ बता रहा है कि मुझे ये हाँ, दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है, तो आप उसमें बोलेंगे तो उस हम्म डिजीज के कॉमन सिम्टम्स हैं। ठीक है बिल्कुल। ना। हमारा और हमें जब ये पता होगा ना हमें क्या करना है, बात को समझो, हमें क्या करना है। हमें अब मान लो कहीं आग लगी हुई है, ठीक है, आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड आई, तो वो पानी कहाँ डालेगी? हाँ ठीक है, वहां डालेगी ना जहाँ सबसे ज्यादा आग लगी हुई है, पहले वहीं से डालना शुरू करेगी, आग बुझानी है भाई। जहाँ सबसे ठीक है, ज्यादा डैमेज हो रहा है। ठीक है, वो करना है। ठीक है, तो वही हमें केस में देखना होता है। और हमारा एक और चीज हमारे साथ जुड़ जाती है कि हमें इंडिविजुअलाइज करना होता है, हर एक पर्सन एक इंडिविजुअल है, तो हमारा फोकस इस चीज पे होना चाहिए कि हम इसको इंडिविजुअलाइज कैसे करेंगे। ठीक है, हाउ हाउ दिस पर्सन हु इज इन फ्रंट ऑफ अस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट पर्सन, ये हमारे सामने जो है ये इससे कैसे अलग है। ठीक है, तो वो हम कैसे समझेंगे, वो हम हमेशा अनकॉमन पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक चीजों से समझते हैं, और यही होता है जो मॉर्बिड होता है थोड़ा सा। ठीक है, या तो ये चीज हो सकती है स्पॉन्टेनियस दिखने लग जाए, स्पॉन्टेनियस चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, या फिर हो सकती है वो किसी एक चीज पर ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हो। इतनी बार होता है सब पेशेंट एक ही बात को माना बार बार बोलता है, 2-3 बार बोल देगा, तो उस बात को सोचो कि अब यार क्या ये होता यहाँ है पे ना, कर जैसे रहा है। जैसे मानो कि कोई पेशेंट लेके आया, उसको यहाँ पे ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो गया हाथ पे, या जैसे मान लो कि कुछ गैंग्लियन हो गया, या कोई ऐसी चीज हो गई, चेहरे पे कोई ऐसा दाग हो गया जो अच्छा नहीं लग रहा। अब वो आपके पास आता है, तो अमूमन जिसके चेहरे पे भी दाग हुआ हो यही बोलेगा ना कि लोग क्या कहेंगे सर, या अच्छा नहीं लगता सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उस डिजीज के लिए कॉमन रूब्रिक है। अब उसकी कितनी ज्यादा वेटेज है वो उससे बातचीत करके पता लगेगा। अगर वो हर 5 मिनट में आपसे बोलता है डॉक्टर साहब कुछ नहीं है, बस इसको ठीक कर दो, डॉक्टर साहब कुछ नहीं है, बस इसको ठीक कर दो, ये बहुत बुरा लगता है, मैं 24 घंटे इसके बारे में सोचती हूँ। और कुछ होगा कि आपको दिखा के बातें कोई और करने लगेगा, इसके बारे में नहीं बोलेगा। तो आपको यहाँ से यहाँ पे डिफरेंशिएट करना होगा कि वो आपके ऑब्जर्वेशन हुई हैनीमैन वाली बात
कि आपके अंदर वो पावर होनी चाहिए ऑब्जर्व करने की, सुनने की, समझने की, कि आप उसको ये निकाल सको कि ये फोकस किस चीज पे ज्यादा कर रहा है। जनरली ओपीडी में मैं कॉमन रूब्रिक भी लेता हूँ, उसका कारण बच्चों को सिखाने के लिए कि इनिशियल स्टेज पे रूब्रिक बनाने में आपको हेल्प जी मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वही प्रैक्टिस में करना है, वो इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे पास सेकंड ईयर के भी आते हैं, थर्ड ईयर के भी आते हैं, इनको तो रूब्रिक का ही नहीं पता होता। तो कॉमन अनकॉमन तो ये तो लेवल 2 हो गया ना, तो लेवल 2 में जाने के लिए लेवल 1 पहले पता होना चाहिए। लेवल 1 में मैं ये करता हूँ इनके साथ, लेकिन इनको आगे चल के जब ये मेरे बच्चे जैसे अभी फाइनल ईयर वाले हैं, ये लेवल 2 में चल रहे हैं, तो इनको जब पता लगता है तो इन लोगों को मैं यही बताता हूँ कि अब वही रूब्रिक लो जो मॉर्बिड है, अदरवाइज मत लो। बिल्कुल। हाँ, तो अभी ठीक सर है आप फिर बताइए आगे। और आगे क्या बताइए, आप क्या मतलब क्या बच्चे क्या चाहते हैं जानना? हमारे पास तो हाँ बहुत कुछ है बताने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, हम ये सिर्फ ये जानना आपसे चाहते हैं कि जैसे एज ए बिगिनर, जैसे मान लो सेकंड ईयर थर्ड ईयर वाले हैं, तो वो अपनी पढ़ाई में क्या ऐसा एडिशन करें कि वो इस चीज को समझ पाए, आपके ओके। मेंटल परसेप्शन को, चीजों को, ताकि वो आगे फर्दर, क्योंकि हर चीज का एक लेवल, आप भी तो बेसिक से शुरू है ना, तब जाके पढ़े। जैसे कोई बच्चे आके पूछते हैं मेरे को, सर आपको इतना मेंटल कैसे आ गया, आप कैसे जानते हो, कैसे निकाल लेते हो, तुरंत कैसे बता देते हो कि ये रूब्रिक बनेगा? तो मैं उनको बोलता हूँ कि इसमें 20 साल लगे हैं मेरे को, मैं 2000 के, मैं उनके सेमिनार वगैरह में नहीं गया, बट आई वाज इंटरेस्टेड इन दैट। तो मैं उतना उतना डूबा हुआ भी नहीं कि मैं हर चीज का मेटाफोरिकल निकालूं, वो भी मेरे से नहीं हो पाता है। लेकिन ये भी है कि मेरे को, मैं बैलेंस करके चलता हूँ उस चीज में। तो उसको वो कैसे पढ़े या किस तरीके से समझे इन चीजों को, तो मैंने जो इनको आइडिया दिया था, वो ये आइडिया दिया था, जो अपने थर्ड ईयर फाइनल ईयर वाले थे, इनको ये आइडिया दिया था कि सिंपल है, कुछ नहीं करना। आपके पास जो पेशेंट आ रहा है, वो हर लाइन का आप रूब्रिक बना रहे हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर लाइन का रूब्रिक बन जाए, लेकिन आप उल्टा चलोगे, अगर रूब्रिक पढ़ लोगे सारे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पेशेंट कौन सा आ रहा है। तो आपके पास बैंक है, रूब्रिक रूब्रिक कैंट रिपर्टरी के जो भी रूब्रिक है वो बैंक है आपके, आप बिल्कुल वो बिल्कुल। 1 बाय 1 करके अच्छे से समझ के पढ़ोगे, तब आप जा करके, जब आपके पास 100 150 रूब्रिक हो जाएंगे आपके बैंक में, आपको समझ में आने लगेगा कि पेशेंट क्या बोल रहा है या इसमें हम क्या लगाएं। तो आप, मेरा तो ये तरीका होता है बताने का। अब बच्चों बिल्कुल। को एब्सेंट माइंडेड, एब्स्ट्रक्शन ऑफ माइंड और एब्जॉर्ब में ही अंतर नहीं पता लग पाता। ये 3 रूब्रिक बहुत खास हैं, ये तीनों में ही अंतर नहीं पता लग पाता, क्योंकि वो तो बस रिपर्टरी पास होने के लिए पढ़ते हैं। मैं बहुत डांटता हूँ फाइनल ईयर वालों को कि तुम कैसे पास होके आ गए, लेकिन फिर बताता भी हूँ। तो कहने का मतलब ये कि जो हम पढ़ें, पढ़ने का मतलब ये है कि हम उसको समझ लें कि पेशेंट आगे कैसे बोलेगा या हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे, कैसे प्रेजेंटेशन आएगा उसका, ये जानना जरूरी है। कुछ प्रेजेंटेशन पेशेंट खुद देता है, कुछ प्रेजेंटेशन अटेंडेंट देता है आपका, कुछ प्रेजेंटेशन आप ऑब्जर्व करते हो, सारे के सारे चीजें पेशेंट नहीं दे देगा लाके आपको। इनका अमलगमेशन होता है, तब जाकर के आप किसी किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हो। कभी कभी पेशेंट टोटली झूठ बोल रहा होता है, जब उसकी वाइफ से, मैं आजकल क्या सिस्टम करता हूँ, हर पेशेंट की वाइफ या हस्बैंड से भी बात करता हूँ फोन पे। मैं अपना इतने बिजी शेड्यूल होते हुए भी मैं फोन करता हूँ उनको कि बात कराओ, ताकि मैं क्रॉस वेरीफाई कर सकूँ कि झूठ तो नहीं क्लियर बोल होता रहा है। है। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। तो ये जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर वाले बच्चे हैं, जिनके लिए बड़ा अटपटा लगता है कि क्या पूछ रहे हैं, इनको कैसे कैसे पकड़ना है या किस तरीके से शुरुआत करनी है, इसके बारे में थोड़ा गाइड करो। तो सर रेपर्टरी सेकंड ईयर से इंट्रोड्यूस हो गया क्या? हाँ, अब तो फर्स्ट ईयर से हो गया है। अच्छा, फर्स्ट ईयर से ही हो गया। ओके। तो देखो, सबसे पहले सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जितने भी रूब्रिक्स हैं, ए एब्रप्ट से आई थिंक अबैंडन से स्टार्ट है आई थिंक अबंडेंट 10th से में। है, अबंडेंट फॉर सेकंड फीलिंग, यस, हाँ जी। उससे स्टार्ट। तो एक एक वर्ड का पहले तो हिंदी में मतलब पता होना चाहिए। हम हिंदुस्तान में प्रैक्टिस करेंगे, हिंदी में हमको एक एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। तो अभी आप जो लोग सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर है, वो लोग पेशेंट्स तो देखेंगे नहीं, तो एक एक वर्ड 5 दिन में 5, हफ्ते में 5 शब्दों का मीनिंग आप समझ लें। अगर आप समझ लेंगे तो वो कल को आपको दिखेगा। जो दिमाग को पता ही नहीं, वो कभी दिखाई नहीं देगा। तो पहले, सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंड कर लें कि क्या 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 है रिपर्टरी में। मॉर्बिड मतलब जनता में क्या क्या मॉर्बिड आ सकता है सामने, ठीक है। अब जैसे मैं आप लोगों को एक केस बताती हूँ, सेकेंड ईयर वाले बच्चे भी समझना। एक बहुत सिंपल मैं बताती हूँ आपको। एक मेरे पास कॉल आया, किसी होम्योपैथी थे, तो उनकी जो दादी थी वो अचानक ही इंसेनिटी में आ गई। वेरी सडनली शी स्टार्टेड रोमिंग और रनिंग इन द हाउस कि आग जल रही है, आग लग रही है, भागो भागो, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है।
तो अब पेशेंट अचानक एक्यूट इंसेनिटी का केस है, तो अब से पहले हमको बहुत डर लगा कर मेरे पास ये कॉल आता है कि मैम आप लोग ऐसे कर रहे हो, ऐसे कुछ हो सकता है क्या? तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले घबराना नहीं है किसी भी केस में, क्योंकि हमको हर केस में मैन इन द डिजीज देखना है। मैन तो कभी तो ठीक था, आज डिजीज में है, ठीक था, कैसा था, कैसे लैंड अप कर गया सिचुएशन में, तो उसको समझना क्या हुआ था। तो उन्होंने बताया कि इनके जो बच्चे हैं वो प्रॉपर्टी के कागज जो हैं एक बच्चे ने लेके अपने पास रख लिए और वो यूज करने लगे, मतलब जो इनके पैसे थे, दादी के हस्बैंड नहीं थे, दादाजी नहीं थे, तो बच्चे जो हैं वो पैसों को यूज करके कहीं मकान बनवा रहे थे। तो वो केस समझ के पता चला कि वो मकान सही बनवा रहे थे, पैसों का इस्तेमाल सही जगह हो रहा था, बच्चों का आपस में मिल के हो रहा था, लेकिन पेशेंट को क्या फील हुआ कि ये लोग मुझे धोखा दे रहे हैं, मेरे पीछे से कुछ मेरी प्रॉपर्टी में हेर-फेर कर रहे हैं। अब हमको प्रिस्क्राइब किस पे करना है? पेशेंट को जो परसीव हुआ, जो उसको लगा, उसने उसको बीमार बनाया। उसको क्या फील हुआ कि मेरे को धोखा दे देंगे, और धोखा देने में उनका रिएक्शन क्या आया पहले कि वो अपने घर से जहाँ वो रह रही थी और जहाँ वो मकान बन रहा था कम से कम 20-30 किलोमीटर था, वो पैदल भाग कर गई वहां से। दिस वाज आल्सो सिम्पटम ऑफ इंसेनिटी। शी बिकेम इंसेन देयर ओनली। बाकी सिम्टम्स तो बाद में आए। तो कुछ भी चीज जो आउट ऑफ कंट्रोल और अजीब होती है ना, उसको हमें पकड़ना है कि ये क्या किया उसने। तो भाग के जाती है, फिर बोलती करे नहीं नहीं मुझे कागज दिखाओ, ये करो ये करो ये करो। अब पेशेंट का व्यू तो इसमें ले नहीं सकते। तो अटेंडेंट से पूछा तो उन्होंने बताया कि इनको ये लग रहा है कि इनको ये धोखा दे देंगे बच्चे। अब धोखा धोखा दे देंगे, पेशेंट ने तो बता दिया, हमको पता होना चाहिए धोखे को इंग्लिश में बिट्रे कहते हैं। बिट्रे नाम का एक रूब्रिक है, फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड। तो मैंने उनको हायोसाइमस, पेशेंट के पास उस टाइम बिहार में 30 ही थी, 30 थी, 30 की एक डोज दी सर, वो रात को ही भागना बंद कर दिया और सो गई पेशेंट। मैं आपको सिंगल डोज का इफेक्ट बता रही हूँ बिकॉज दिस वाज वेरी मिराक्युलस क्योर और मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा ताजा है, इसलिए बता रही हूँ आपको। 30 की एक ही डोज दी, पेशेंट ने भागना बंद कर दिया। आसपास के लोगों ने ना, नेबर्स ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी थी कि पूरी रात चिल्लाती हैं, इनको असाइलम में बंद करो। तो एक डोज दी, सुबह बैठना शुरू कर दिया, विद इन अ वीक शी बिकेम परफेक्टली नॉर्मल बिकॉज दिस वॉज अ केस ऑफ इंसेन एक्यूट इंसेनिटी। जितना एक्यूट होगा प्रॉब्लम उतनी जल्दी ठीक भी हो जाएगा। मेडिसिन शुड बी राइट। अच्छा, इसी में अगर डेल्यूजन बीइंग बिट्रेड पूछा जाए तो इसमें और फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? डिल्यूजन, उनको ये डर लग रहा था, वो पेशेंट का सेव ऐसा था कि इनको ये डर लग रहा है कि ये इनको धोखा ना दे दे। फियर आ रहा है ना, फियर। पेशेंट का सेव फिर उसके जैसा हो जाता है सर। पेशेंट का सेव डिल्यूजन बिट्रेड में आई थिंक रस ग्लैबरा ही है, शायद एक ही रेमेडी है। ये एलिमेंट फ्रॉम बिट्रेड, एलिमेंट फ्रॉम बिट्रेड आफ्टर बीइंग में। अच्छा देखो, एलिमेंट फ्रॉम बिट्रेड आफ्टर बीइंग है, उसमें एक्चुअल में बिट्रे हुआ होगा। यस, यहाँ लग रहा है एलिमेंट आए, यहाँ पे पेशेंट को डाउट हो रहा है क्योंकि हमने उसको कंफर्म किया कि क्या वाकई में कुछ हो रहा था क्या। ठीक है ना, तो रूब्रिक बदल जाते हैं। यहाँ पे हमने पूरा सिचुएशन को समझा, लेकिन समझा तो आसानी से इसको दिया, लेकिन इसीलिए दिया क्योंकि हमको पता था वो रूब्रिक है, और वो हमको अभी पता चला 2 साल अब पहले तुम एक सेकंड होल्ड करो और मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ अपने बच्चों के साथ। एक सेकंड होल्ड करना। ओके, एक सेकंड, स्क्रीन दिख रही है तुम्हें? हाँ सर दिख रही है। हाँ यहाँ जी मैंने एक टीम बनाई है बच्चों की, आपके सामने अबेंडेंट दिख रहा होगा। जी दिख रहा है। देखो क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। ये हम हर रूब्रिक में कर रहे हैं काम। वर्ड मीनिंग अबैश्ड, वाओ ग्रेट बिल्कुल सर। बिल्कुल सर, यही तो। बच्चे तो ये बहुत बढ़िया होम्योपैथ्स बनेंगे अगर जाएंगे प्रैक्टिस में तो। नहीं, इनको तो सही गाइडेंस मिल रही है सर, बहुत ये बढ़िया गाइडेंस दे रहे हो आप, वरना हमारे टाइम पर तो इतना हमको तो कुछ आज होता तक ही नहीं भी था। हाँ बहुत सब कुछ खुद ही पढ़ना पड़ रहा है। आप लोग सोच थोड़ा सा कर। स्पून फेड चल रहे हो, लेकिन इसका फायदा बहुत सही तरीके से उठाना। बहुत अच्छा, बहुत प्रिविलेज्ड हो आप लोग। तो ये जो है ना, ये हर रूब्रिक के साथ हम लोग कर रहे हैं। हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें इनको हम्म, डिवाइड किया हुआ है। हालांकि अभी थोड़ा सा ये ग्रुप सोया हुआ है, इनको दोबारा जगाना पड़ेगा। तो इसमें काफी हम लोगों ने इस पे काम किया है कि बेटा हर रूब्रिक को समझोगे, उसको उसकी हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग, उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या होता है। तो ये बिल्कुल सुपर, इस तरीके से हम लोग तैयार कर रहे हैं। भविष्य में हो सकता है हम इसका हिंदी रूपांतरण पब्लिश भी कर दें, तो ये और लोगों के भी काम आएगा। ग्रेट। बिल्कुल बिल्कुल।
वंडरफुल। ये तो बहुत बढ़िया काम हुआ। हाँ, तो इन बच्चों के नाम डालेंगे हम, ये डरो मत बच्चों, तुम्हारे भी नाम डालेंगे, अकेले मेरा ये नहीं है। तो ये हम लोग कर रहे हैं। तो जो तुम लोगों ने कहा ना कि हर रूब्रिक के उसमें जाओ, तय में जाओ, इसमें वो 5 6 7 ही बच्चे हैं इस ग्रुप से जो ये काम करते हैं, बाकी 60 70 वालों को पता नहीं है। तो यही काम करते हैं कि हर रूब्रिक को हम पढ़ते हैं, उसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है, उसकी हिंदी मीनिंग क्या है, पेशेंट आके कैसे बोलेगा, उसको लिख के देखो, करके देखो, समझ के देखो। जैसे माइंड बार्गेनिंग है, माइंड बार्गेनिंग में आप बार्गेन का, एक तो सिंपल बार्गेनिंग हो गया, और एक बार्गेनिंग का मतलब उसका मेटाफोरिकल भी हो गया। मेटाफोरिकल हो गया बिल्कुल। मेटाफोरिकल सर सबको बताया ना आपने, व्हाट इज कुछ कुछ बताते मेटाफोरिकल? हैं, सबका कुछ कुछ बताते रहते हैं थोड़ा थोड़ा। मेटाफोरिकल सबसे इम्पोर्टेंट है। मेटाफोरिकल समझो एक चीज बहुत, ये बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा इनको गाइड कर रहे हैं। तो और मैं आपको मेटाफोरिकल, हाँ हाँ हाँ, बताओ आप बताओ, जो बता रहे बताओ अच्छा, बताओ। मेटाफर का मैं बताती हूँ। जो ये रूब्रिक्स है ना, इसमें ये बिल्कुल डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं होते, बहुत सटल लेवल पे दिखाई देते हैं, बहुत सटल लेवल पे पेशेंट दिखाई देगा। अब कोई बिल्कुल ही आके हमें गाली दे दे और हम एब्यूजिव रूब्रिक ले लें तो बहुत आसान हो जाएगा, है ना। लेकिन क्लिनिक में पेशेंट, अब जैसे सर ने बोला ना बार्गेनिंग, तो बार्गेनिंग का मैं एक एग्जांपल देती हूँ। सर बार्गेनिंग कैसे ये लोग लेते हैं कि जैसे एक पेशेंट ने बोला, डॉक्टर साहब, एक ना पेशेंट को एजूस्पर्मिया था, मतलब नो स्पर्म्स एट ऑल। तो फिर वो आए तो उन्होंने बोला कि उनका सर बस इतना तो ठीक कर दीजिए कि कम से कम समाज में इज्जत, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी मानी जाती है कि एक मेल के लिए वो बहुत ऑनर वूंड की बात हो जाती है। तो उसने बोला सर बस और वो एक बार, कोई एक बार बोले तो नहीं लेना है, वो 2 3 बार 4 बार, सर बस इतना ठीक कर दी, कम से कम मैं अपने इन लॉज को ये तो बोल सकूं कि हाँ मेरा इलाज हो जाएगा और मेरा कुछ काउंट बढ़ा है और मैं मतलब कम से कम अपनी इज्जत तो बचा लूं। सर बस इतना ठीक कर दीजिए। सर पूछे कुछ और क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन, वो बार बार, सर बस इतना ठीक। दिस वाज बार्गेनिंग। इतना तो मुझे कर दो, तोल मोल के, मतलब इलाज पूरा मांग लो भाई, पूरी फीस दे रहे हो, पूरा मांग लो इलाज। तो नहीं, बस इतना तो, बस इतना कर दो सर, बस इतना, जितना जरूरी है बस उतना। बार्गेन कर रहा है ना, बार्गेन कर रहा है वो। पूरा पूरा मत करो, कहते ना कोई कि बात नहीं, इतना इतनी कर दो, सब्जी ली तो इज्जत थोड़ा सा बच धनिया जाएगी। तो दे दो, थोड़ा सा मिर्ची हाँ तो दे दो, थोड़ा सा नींबू तो दे दो, बोलते हैं ना ठेले थोड़ा वाला सा के ही पास तो जाके। बोलना है फिर। हाँ, तो थोड़ा सा ही तो वो बोलना है। हाँ, तो वो थोड़ा सा वो मांग रहा है अपना जो लाभ कि वो जो दे दो। पार्लर में जो पार्लर में जाती है ना लड़कियां, जानती होंगी, पार्लर में जो ब्राइड तैयार होती है, तो जो रिश्तेदार आते हैं ना, थोड़ा सा हमारा आईलाइनर भी लगा दो ना, थोड़ा सा कर दो, तो ये हर कोई नहीं करता। हर किसी में इतना इतना डाउन नहीं होता कि वो इस तरह की बातें बोले, लेकिन ये लोगों के अंदर एक बिजनेस की बात करने की और बार्गेनिंग की टेंडेंसी होती है। तो जो सर बोल रहे थे ना, सेकंड ईयर थर्ड ईयर के बच्चे कैसे करें, आप ये अपने एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करना शुरू करो, लोगों का आप अपने घर बिहेवियर में देख कैसा। सकते हो, अपने अपने परिवार में देख सकते हो कि किसका कैसा मेट्रो स्वभाव है। मेट्रो में देखो, मेट्रो में आते जाते हो ना, मेट्रो में एक एक देखो घंटा बैठते हो मेट्रो में, ठीक है, कितने लोग ऐसे होंगे कि एक बुजुर्ग आएगा, वो एकदम खड़े हो जाएंगे, अपनी सीट भी छोड़ देंगे, नॉर्मल सीट होगी, कितने होंगे उस सीट पे बैठे होंगे जो होती उनके लिए, तब भी नहीं खड़े होंगे। एग्जैक्टली। हर किसी का नेचर, किसी का रिएक्शन अलग है ना, तो ये वहां सब आपको चीजों को स्टडी पूछने की करो। जरूरत नहीं, सिंपैथेटिक हो के, बेनेवलेंट हो के, जेनरस हो, है ना, यू नो। ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन बढ़ाना है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन बढ़ाओ। यही इसी को प्रैक्टिस करना है, चाहे सेकंड ईयर में हो, चाहे थर्ड में हो, चाहे फाइनल में। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही मजोगे, उतना ही बिखरोगे, उतना ही आएगा। और ये कभी पूरा नहीं होगा। कभी इस चीज से मत डरना कि मैंने तो इतना कर लिया था, अब भी क्यों फेलियर हूँ। फेलियर्स विल ऑलवेज बी देयर। पूरी ह्यूमैनिटी को क्योर करना असंभव है, लेकिन आप बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हो टू द सफरिंग ऑफ सोसाइटी। इस चीज को हमेशा याद रखना। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, एज अ होम्योपैथ कभी अपने आप को कम मत समझना, ठीक है, ये चीज ये बहुत जरूर होती है बताओ लोगों भाई, में, ये ठीक है। जरूर बताओ। हाँ, मेरे से जब भी कोई कहीं मिलता है ना, पार्टी में कोई पूछता है कि आप क्या करते हो, तो मैं ये नहीं कहता कि मैं डॉक्टर हूँ, जैसे ज्यादातर लोग बोलते हैं। फिर पूछते हैं अच्छा डॉक्टर क्या एमबीबीएस कर रखी है आपने, फिर आप थोड़ा झिझक झिझक के बोलते हो नहीं जी बीएचएमएस करी। ये नहीं, मैं डायरेक्टली बोलता हूँ कि मैं होम्योपैथ हूँ, ठीक है। आजकल होम्योपैथ की रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। मेरे पास इवन एलोपैथ रेफर करते हैं पेशेंट्स। मेरा जो क्लिनिक है उसके साइड में एक लैब है, डायग्नोस्टिक लैब, वहाँ के जो अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट है उन्होंने अपनी बेटी का जो अपना अपना ये कॉन्स और जो वार्ड्स थे उसका ट्रीटमेंट, प्लेंटर वार्ड्स, उसका ट्रीटमेंट मुझसे कराया थे, ठीक है। यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। और तुम ऐसे ऐसे केसेस ठीक करोगे अगर डेडिकेशन से करोगे, जिसका एलोपैथ या कोई और ठीक करने का सोच भी नहीं सकते, ठीक है। सोच लो भाई, सुन लो भाई, इमेजिन। तुम लोग, ये तुम्हारे सामने साक्षात हाँ, एग्जाम्पल है। अब आगे से मेरे से मत बोलना सर कि
कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है या फलाना नहीं ढिमकाना नहीं। आज मैं तुम लोगों को लाइव एग्जांपल दिखा दिया है। हाँ यू बताओ कांट बताओ इवन इमेजिन किस हाइट तक आप जाओगे। होम्योपैथी को अगर तुम दोगे ना डेडिकेशन, होम्योपैथी तुम्हें इतना कुछ देगी तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और ठीक है, पैसा तो कभी हाँ। क्वेश्चन होगा ही नहीं। ठीक है, मनी तो अनलिमिटेड आएगी। पैसा तो साइड की चीज है, वो तो आती रहती है। आएगी ही आएगी। आप करो तो उसकी सही, टेंशन मत एक लो। अस्थमा का पेशेंट क्योर करो, देखो कैसे पूरा मोहल्ला आएगा आपके साथ, आपके पास। ठीक है ना, आपको क्योर करना है, फोकस क्योर पे करोगे ना, पैसा तो 100% आना। और एक जो भी हमसे पहले डॉक्टर साहब बोलकर गए थे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पेशेंस। जब क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे ना, तो ये मत सोच लेना एकदम से बहुत सारे पेशेंट आ जाएंगे। जब मैंने स्टार्ट किया था तो पहले महीने में मैंने सिर्फ 4500 रुपए कमाए थे। बस ये बताना है तुम्हें, ये वाला पोर्शन जरूर सुनवाना चाह रहा था हाँ, मैंने ठीक है। 2300 कमाए थे। सर मैंने 13,000 कमाए थे। इसका ज्यादा था सर, इसका ज्यादा था। ठीक है, मैंने फीमेल 4500 फीमेल कमाए अलाउंस थे। कुछ मिल जाता है ना भाई, मेल्स को वैसे कोई नहीं पूछता। ठीक है, लेकिन वैसे हाँ। उल्टा है, फीमेल्स के पास मेल्स नहीं जाते, मेल्स के पास फीमेल्स और बच्चे दोनों जाते हैं। फीमेल्स के पास जनरली मेल्स कम जाते हैं, तो उस हिसाब से प्रैक्टिस में जनरली मेल्स कंफर्टेबल मेल्स के साथ होते हैं, फीमेल्स भी कंफर्टेबल हो जाती है मेल्स डॉक्टर्स के साथ। बट फीमेल डॉक्टर के पास मेल पेशेंट्स वो कम जाते हैं, मतलब कंपैरेटिवली। बट उस लिहाज से बहुत अच्छा किया भाई तुमने, वेरी गुड। हाँ तो ये ना, ये रियलिटी होती है। पहले साल में हाँ। ना किराए पे नहीं निकाल पाओगे, किराए पे लोगे नहीं निकाल पाओगे। हो सकता है, हो सकता है निकाल लो, बट फिर भी क्योंकि एक अब एक तुमको ये चीज, चीजें मिल रही हैं सुनने को, तो हो सकता है कि तुमको वो फेस उतना फेस ना हाँ, करना पड़े। बिल्कुल वो ना करना पड़े, तुम्हें तो नहीं करना पड़ेगा। हमने तो स्ट्रगल किया है, तुमको तो शायद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरे साल में फिर भी बता रहा हूँ, किराया निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हो जाती जो है। हमारे साथ हुआ वो बता रहे हाँ, हैं। जो हमारे साथ हुआ मैं वो बता रहा हूँ, हो सकता है तुम्हारे साथ पहले साल से हो जाए। उसके अगले साल से फिर तुम्हारी अर्निंग स्टार्ट होगी। और अर्निंग ना, ये वाली जो क्लिनिक्स में होती है ना, कभी भी ऐसे नहीं जाती। हाँ, ठीक है, पिछले महीने हाँ 10,000 तो इस महीने 15 हाँ, होगा, ऐसा नहीं क्लिनिक में होता। ना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। ठीक है, मतलब ऐसे हो गया, फिर एक प्लेन फेस आएगा, बहुत टाइम तक ऐसे ही चलेगा, चल रहा है, तुम सोच रहे हो बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, नहीं बढ़ रहा। फिर एक टाइम आएगा एब्रप्टली बढ़ेगा, धीरे धीरे नहीं बढ़ेगा, एब्रप्टली बढ़ेगा। ठीक है, जब पेशेंट और जोड़ जोड़ कर लाएंगे, फिर वो थोड़ा सा प्लेन हो जाएगा, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो जो प्लेन फेस आता है ना, उसमें तुम्हें काफी पेशेंस रखनी पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी ग्रोथ होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी, छोड़ना मत उसको, ग्रोथ नहीं रुकेगी। छोड़ना मत कि ये तो फिर पैसे ठीक नहीं है, आ रहे हैं, ये नहीं कर रहे, बस हाँ वो क्योंकि आपको। उसका कारण है ना हम्म, कि जैसे आप एक बार आप जम गए, तो सोचो सरकारी नौकरी से भी बड़ा है, क्योंकि इसकी तो लिमिट है नहीं। हाँ, कोई ठीक लिमिट है, नहीं है। दूसरी चीज बिल्कुल। की इसमें टाइमिंग आप मालिक हो, आप जा रहे हो 9 बजे से 1 बजे तक बैठ रहे हो, फिर वो घर आके आराम कर रहे हो, जैसे ये दोनों डॉक्टर्स अपनी बातें कर रहे हैं। अब इनको मन करेगा तो जाएंगे, नहीं मन करेगा तो भैया अपॉइंटमेंट अपना मैसेज मार देंगे मरीजों को। सरकारी बिल्कुल। वाला का हिसाब किताब नहीं है। कमिटमेंट है, हम्म, ये जरूर मैं मानता हूँ, कमिटमेंट है। पेशेंट आपको, लेकिन उसी में तो मजा है ना, पेशेंट आपको पूछेगा उसी में तो मजा है। और करने किस लिए आए हैं हम बिल्कुल। लोग? अगर हम पेशेंट से भागने लगे तो फिर हमारा फायदा क्या है पैशन का? इसलिए पैशनेट व्यक्ति को ही होम्योपैथ बनना चाहिए। मैंने जब स्टार्टिंग में डिसाइड किया था ना, तो घर वाले बहुत बोलते थे, हर किसी के बोलते हैं, बेटा सरकारी नौकरी कर लो, बेटा सरकारी नौकरी कर लो। मैं कोई सरकारी नौकरी का क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, जिसकी लग जाए बहुत नहीं अच्छी नहीं नहीं बात नहीं, है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, देखो जिसकी मैंने लग जाए मैंने बहुत अच्छी बहुत बात है। सोच समझ के सेशन रखा था, हाँ, पहला रखा था यूपीएससी, क्योंकि बहुत लोगों को रहता है, लेकिन उसमें मैंने बता दिया कि सीट कितनी निकलती है, 2 साल में 3 साल में एक बार, वो आप रखो बैक ऑफ माइंड में। लेकिन आप, बिल्कुल। फिर मैंने अगला सेशन क्यों ये किया, ये बताने के लिए कि बाकी 80% लोगों के लिए ये फील्ड है जहाँ पे बहुत बिल्कुल सारे पेशेंट तुम्हारा वेट कर रहे हैं और डॉक्टर्स की कमी है। बिल्कुल बिल्कुल, हीलर्स की तो बहुत कमी है। तो मुझसे बोलते थे ना कि सरकारी नौकरी करो बेटा, सरकारी नौकरी करो। तो मैं ये बात बोलता था कि मम्मी मैं सरकारी नौकरी नहीं करूंगा, मैं नौकरी दूंगा। हम्म, ठीक है, मैं नौकरी करूंगा नहीं, मैं नौकरी दूंगा। ये होना चाहिए आपके अंदर। ठीक है, बहुत अच्छा बहुत आप अच्छा। जब आगे ग्रो करोगे तो आप एम्प्लॉय करोगे दूसरों को, आप दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दोगे, आप समाज के लिए बहुत अच्छा काम करोगे। ठीक तो करोगे ही करोगे, अपनी अर्निंग करोगे, अपना घर भी चलाओगे, दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट दोगे। और यहाँ मैं ठीक है। एक बात और करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा इस कंटेक्स्ट से थोड़ा अलग है, कि जैसे कुछ बच्चे यहाँ पे, चलो ठीक है अगर हैंड टू माउथ हो तो वो चीज कर लो कि भाई ट्यूशन करके पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं जो भी, बट अपने पॉकेट खर्च के लिए ट्यूशन वगैरह मत करो। अपनी आपकी ट्यूशन करने से, वो सब चीज करने से आपकी टाइमिंग जो है ना वो वेस्ट होती है। आप उस टाइम को आप पढ़ाई में इन्वेस्ट करोगे तो दैट वुड बी बेटर। मतलब अब यहाँ मैं किसी के घर के बारे में तो जानता नहीं हूँ कि किसकी क्या कंडीशंस हैं, बट इन जनरल बोल रहा हूँ, अगर आप हैंड टू माउथ हो, अगर आपको लग रहा है कि भाई सरवाइव करना मुश्किल है, तो वो एक अलग बात है, उसके लिए तो आपको करना ही करना है।
अदरवाइज इस चीज के लिए मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि मैं अपना पॉकेट खर्च नहीं लेती हूँ, मैं ट्यूशन करके चला लेती हूँ, फलाना कर लेती हूँ। वो तो ठीक है, तुम कर लेती हो, लेकिन वो उतना ही टाइम तुम्हारा बर्बाद हो रहा है, वो आगे जाके तुम उसको कवर करने में मुश्किल हो जाएगा। हाँ फिर तुम हाँ यूपीएससी क्या और कौन सी चीज क्या कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। तो अभी थोड़ा सा माइजरी में अभी थोड़ा कंजूसी करके काट लो टाइम। जो बड़ा है, बड़ा हित है ना, उस पर फोकस करो, बड़ी चीजों पे सोचो, तो तुम्हारे आने वाले दिन बहुत अच्छे होंगे। और एक बात और बताऊं कि हमारे एक बॉस थे, अभी बेचारे कोरोना में एक्सपायर हो गए। उनकी भाई साहब प्रैक्टिस ऐसी थी कि वो हाथ जोड़ लेते थे कि भाई अब चले जाओ मेरे क्लिनिक से, मुझे खाना खाने दो। बिल्कुल भाग बिल्कुल जाते थे छोड़ के कंपाउंडर के भरोसे। हम्म 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 5 to 7 लाख पर मंथ की उनकी इनकम थी, बदायूं जैसे छोटे हम्म शहर में, बदायूं जैसे छोटे शहर में। हाँ, और होम्योपैथ थे, और जितने भी एलोपैथिक डॉक्टर्स थे, अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि हस्बैंड वाइफ दोनों की डेथ हो गई। वाइफ डेंगू से एक्सपायर हो गई और हस्बैंड कोरोना से। वरना वाइफ को वहां पे होम्योपैथिक गायनेकोलॉजिस्ट बोला जाता था। मतलब कोई 15-15 बच्चे रोज इनके चरणों में आके पढ़ते थे कि जी अब आपने, ये तो आपका बच्चा है, आपका दिया हुआ बच्चा है, आपका दिया हुआ। ट्यूबल ब्लॉकेज से लेके, है ना, और सल्फिंजाइटिस से लेके, मतलब कोई ऐसा केस नहीं है, एजुस्पर्मिया से लेके, मतलब वो केस ही वैसे ही करती थी। तो मैं तो बोलता था कि मैम एक किताब लिख दो, मेरी तो जस्ट सीनियर थी, या कुछ टिप्स दे दो क्या करना है। बोले अरे नहीं यार, वो तो सब टिप्स तो हनीमन साहब दे गए हैं, वैसे ही करना हाँ है, हमको तो यूज कुछ करना है कुछ नया नहीं करना है। तो मतलब कहने का मतलब इसकी संभावनाएं बहुत हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। घबरा, अपने पे ट्रस्ट करिए और अपने पे बिलीव कीजिए। इसलिए मैं इन दोनों को लेके आया आपके सामने लाइव एग्जांपल, कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन जो हमें करना है वो जरूर करना है। वो हम नहीं करके हम फालतू की चीज ज्यादा सोचते हैं। हमारा अस्सी हम्म परसेंट ब्रेन इसी में ऑक्युपाई रहता है कि हम कैसे कमाएंगे, कैसे बनेंगे। 80 में से 50% तो डिप्रेशन में घूम रहे होते हैं कि हम क्यों आ गए सिस्टम में। हाँ और जो 50% होते हैं वो सोचते हैं कि हम यूपीएससी क्वालिफाई कर लेंगे। तो सब नहीं कर पाओगे ना, अगर अब नहीं सब कर पाते सीट की लिमिट है ना। तो वो वही बात की, जो तुमने पढ़ाई की यूपीएससी के लिए, एपीजीटी के लिए, वो तुम्हारी प्रैक्टिस में भी काम आएगी बेटा, बिल्कुल। उतनी ही बहुत काम काम आएगी। आते बहुत काम आते हैं तो इसलिए इन दोनों का मतलब तुम सोचो कि एक तुम लोगों को शुक्र मनाना चाहिए कि आके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, और तुम लोगों को वो कर रहे हैं। अच्छा, अपना कोई एक एक केस जरा मेरे को बताओ तुम लोग, कुछ कुछ ऐसा मिराकुलस केस, कोई ऐसा, या मिराकल वर्ड तो हमने को बोलना के मना किया गया है होम्योपैथी में, क्योंकि नहीं मिराकल का बोलते। मतलब ये है कि जादू टोना और मतलब हाँ अनसाइंटिफिक। बट हाँ इसको बोला जाता है आजकल मिराकुलस, मिराकुलस तो हमने बोला। तो हाँ बताओ कोई हाँ एक केस तुम डिस्कस करना चाहो यहाँ। जैसे हाँ जैसे मेरा एक केस था। वो पेशेंट लंदन की हैं और उनकी फैमिली मुझे दिखाती थी, तो वहां से उन्होंने मुझे एक अपॉइंटमेंट लिया और वो 2-3 महीने बाद जब इधर आए तो क्लिनिक में आए थे। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि गॉल किडनी स्टोन तो ठीक हो जाता है, गॉल स्टोन ठीक नहीं होता। ठीक है। एक तो उन्हें गॉल स्टोन था, एक एडिनोमायोसिस था। हम्म एडिनोमायोसिस होता है यूट्रस में जब ग्लैंड्स आ जाती हैं हम्म यूट्रस के मस्कुलर लेयर में। हम्म तो ये दोनों थी, पूरा ग्रोथ थी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी भी थी। तो उनको मैंने मेडिसिन, सर पूरा केस बता के मेडिसिन बताऊं क्या? नहीं नहीं, तुम बताओ, मतलब जो बता सकते हो बताओ, कोई दिक्कत नहीं, 10-5 मिनट में क्या तो दिक्कत है। शेयर कर दो, क्योंकि हाँ अभी यहाँ पर सेकंड ईयर वगैरह के बच्चे उतना तो नहीं बता पाएंगे। तुम बता दो, है ना, जो है एटलीस्ट। हाँ हाँ चलो मैं आपको ये थोड़ा सा बता देती हूँ इस केस में कैसे था। तो वो पेशेंट को क्या था कि ये इनको एक बार सर्जरी करा चुके थे। इनको यूट्रस में पहले फाइब्रॉइड था, उसमें बहुत सीवियर ब्लीडिंग हुआ करती थी। तो पेशेंट को हम देखते कैसे वो बताती हूँ आपको। तो पेशेंट आए तो हमने उनसे पूछा कि बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो मुझे ये यूट्रस में उसका, पेशेंट का ना स्टेटमेंट्स, हमको उससे क्या शब्द इस्तेमाल कर रहा है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। शुरुआत में तो बहुत ही ध्यान देना। उसने बोला मैम मुझे ये दोबारा हो गया है। ठीक है। पेशेंट का कंसर्न हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, कंसर्न के ऊपर हम प्रिस्क्रिप्शन करते हैं कि पेशेंट क्यों आया है हमारे पास लंदन से यहाँ पे। सोचो इस बीच में कितने डॉक्टर्स होंगे, कितने सारे डॉक्टर्स होंगे, हमारे पास होम्योपैथ के पास क्यों आया है, सर्जरी में दोबारा क्यों नहीं गया, बहुत कुछ इसमें सवाल उठ जाते हैं। तो उन्होंने बोला मैम मुझे ये दोबारा हो गया है क्योंकि मैंने पहले तो सर्जरी करा ली थी। तो मैंने बोला अच्छा, मतलब दोबारा हो गया है तो क्या हो गया, इसमें कंसर्न आएगा। पेशेंट के जवाब में ही सवाल होता है, कोई नए सवालों की जरूरत नहीं है, इसीलिए हर केस स्टडी बिल्कुल यूनिक होती है। तो पेशेंट ने बोला कि मैम पहले जब मुझे ये हुआ था तो मुझे बहुत सीवियर ब्लीडिंग होती थी। तो अब हमको थोड़ा सा एहसास हो रहा है कि अच्छा पेशेंट का कंसर्न क्या ब्लीडिंग है क्या। तो मैंने कहा ओके बताओ। तो पेशेंट ने बोला कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती थी और हम बाहर रहते हैं, बाहर क्या होते हैं, हाउस हेल्प नहीं होती।
विदेशों में हाउस हेल्प नहीं मिलती, उनके जो पेरेंट्स थे, इन लॉज थे, वो भी इधर ही रहते थे, वो उनको कोई हेल्प के लिए वहां पे नहीं था। तो पेशेंट बात करते करते रोने लग गई। अब इसमें रोने वाली क्या बात थी? आप पास्ट की बात बता रहे हो मुझे, 3-4 साल पहले की। अब आज आप इसमें रो रहे हो। तो जब पेशेंट रोने लगता है तो आपको ये समझ आ जाता है कि आप थोड़े से राइट ट्रैक पे हो। क्योंकि पेशेंट की जो डीपेस्ट सेंसिटिविटी है, जो उसको एक्चुअली अफेक्ट कर रहा है, वो इस वक़्त वही हमको बता रहा है और हमको इसी पे ही शायद प्रिस्क्राइब करना होगा। तो रोने लगे। रो के उन्होंने फिर अपना पूरा वो बताया कि मैम मुझे क्या-क्या होता था उस टाइम पे। मैम मैं ब्लीडिंग, अब मैं कुछ नहीं पूछ रही हूँ। मैं कुछ नहीं पूछ रही हूँ उससे, जो पेशेंट खुद से बोलता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप पेशेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन्स पूछ-पूछ के जवाब दोगे तो वो हर बात का जवाब देगा। वो आपके पास दवाई लेने आया है, आप पूछोगे पैसे कितने कमाते हो तो वो सैलरी भी बता देगा। लेकिन उसकी कोई पॉइंट नहीं है ना, जो बिना पूछे भी अपनी सैलरी बता दे तो कुछ आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि अरे! मैंने तो सैलरी नहीं पूछी आपसे। ठीक है, फिर वो वाइटल फोर्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पेशेंट ने अपने आप से बोलना शुरू किया, मैम पता है क्या होता था? इतनी ब्लीडिंग होती थी, इतना ज़्यादा, और मेरा जो एचआर था वो भी मेल था। मैम 1 महीने का तो चलो मैं छुपा भी लूँ, मैं हर महीने कैसे बताऊँ उनको? हर महीने मैं छुट्टी लूँ क्या? 15-15 दिन तक ब्लीडिंग होती थी, दोनों बच्चों को स्कूल भेजना, हस्बैंड भी ऑफिस जाते थे। और उसने मुझे कम से कम आधे घंटे तक अपना ये सब एक्सप्लेन किया। तो मैंने पूछा तो अभी आपको क्या लग रहा है कि मैम अब ये फिर से मुझे हो गया है, अब ये फिर से हो गया है, अब ये फिर से वही सब ऐसा होगा, सर्जरी मुझे करानी नहीं है, कितनी बार सर्जरी कराऊँगी? वहाँ बाहर डॉक्टर्स के भी अपॉइंटमेंट नहीं मिलते, जल्दी से वो लोग सर्जरी भी नहीं करते। तो पेशेंट का कंसर्न यहाँ पे ये आया, कंसर्न अब समझना, कि ये मुझे हो गया है, वो उसके लिए कोई वो नहीं था। कोई उसे फ़ियर ऑफ कैंसर नहीं आ रहा, वो कैंसर की बात नहीं कर रही। कंसर्न कुछ भी हो सकता है ना, ये गाँठ क्या हम्म है, दोबारा क्यों-क्यों हो रही है? दोबारा क्यों हो रही है? मुझे दोबारा सर्जरी करवानी पड़ेगी, दोबारा हम्म मैं कटी, कुछ भी कंसर्न हो सकता है। पेशेंट को आपको हम्म ऑप्शन नहीं देने। पेशेंट से पूछो हम्म आपको क्या लग रहा है इसके बारे में? तो उसने बोला हम्म कि मैम मुझे दोबारा क्या वो सब झेलना पड़ेगा। ऑडियल वाला सेंस आ रहा है क्या इसके अंदर? एग्ज़ैक्टली, दिस वाज़ फ़ियर ऑफ ऑर्डियल्स। हम्म ऑर्डियल क्या होता है अब? ऑर्डियल होता है अग्नि परीक्षा। एक रूब्रिक है इसमें, 7-8 दवाइयाँ हैं। अग्नि परीक्षा मतलब वो मेरे लिए अग्नि परीक्षा जैसा था। कितना टॉर्चर मैंने सहा। 4 साल पहले की बात, ये मॉर्बिड क्यों है? अब ये मॉर्बिड हो गया ना। कोई भी नहीं हम्म झेलना चाहता दोबारा वो ब्लीडिंग। लेकिन क्या 4 साल बाद भी आप उसको ऐसे बताओगे जैसे वो कल की ही बात है? तो यहाँ पे एक इंटेंसिटी हो गई उसकी इस बात में, कि इतना क्या आपने, ठीक है भाई आपने सफ़र किया, आज आप ठीक हो, ज़रूरी है दोबारा हो जाए वो? तो पेशेंट का माइंड फोकस और उसका कंसंट्रेशन कहाँ है, उसी को हमको क्योर करना है, क्योंकि वही चीज़ उसको बीमार कर रही है। तो वहाँ पे फ़ियर ऑफ ऑडियंस लगा के, और वो जो अपने बॉस के सामने एम्बैरेस होती थी, उसका रूब्रिक था एलिमेंट फ्रॉम एम्बैरेसमेंट, embarrassment, कि मैं हर बार मेल डॉक्टर को कैसे बताऊँ? और फिर मैंने पूछा उन दिनों आपको स्ट्रेस क्या चल रहा था? ठीक है? क्योंकि जब यूट्रस बीमार होता है तो यूट्रस इज़ फॉर चाइल्ड, चाइल्ड बियरिंग, चाइल्ड के लिए होता है ना, यूट्रस का फंक्शन जो है वो ये बच्चे को पैदा करना हो। तो जनरली नर्चरिंग और केयर से रिलेटेड चीज़ों में, कॉन्फ्लिक्ट्स में आता है। तो वो फैमिली की बहुत चिंता किया करती थी, तो एक रूब्रिक था एलिमेंट फ्रॉम केयर्स एंड वरीज़। ये सारे रूब्रिक्स लगा के मैंने मेडिसिन दी थी कालीब्रोम 30। हाँ। कोई बात नहीं, वो तो ज़्यादा हो जाएगा। कालीब्रोम 30 मैंने दी थी उनको, 3 डोज़ेज़, 3 डोज़ेज़ बता रही हूँ, 15-15 मिनट्स के गैप पे सिर्फ 3 डोज़ेज़ मैंने दिए उनको, और फिर वो चले गए 3 महीने की मेडिसिन लेके लंदन। 3 महीने तो कुछ अता-पता नहीं खा रहे वो, सैकला की दी थी उसके अलावा खा रहे हैं दवाई। अचानक ही मेरे पास 3-4 महीने बाद उन्होंने फोन आए वो किया। दोबारा, उन्होंने स्कैन हम्म कराया, देयर वाज़ नो गॉलस्टोन एंड एडेनोमायोसिस बहुत बड़ा था, इट वाज़ वेरी, वेरी लेस। क्या बात और है। ये आप बताओ कि ये सिर्फ़ उन 3 खुराक की जगह मैं 1 गोली भी देती, जो कि हैनीमैन सर को कॉन्फिडेंस था, हमको नहीं है। उन्होंने तो 1 ही गोली देने के लिए बोला, 1 पिल। एक पिल। 1 पिल में भी वही ताकत है जो 10 गोलियों में है, 1000 गोलियों में है। हमको कॉन्फिडेंस नहीं है, हम देते हैं 3 डोज़ ले लो, रिपीट कर लो। लेकिन दवाई सही है, 1 पिल भी वही मैजिक करेगी, क्योंकि वो सिर्फ़ स्विच ऑन करती है ट्रीटमेंट का। क्यूर का एक बटन दबाना होता है दवाई को, हीलिंग तो सेल्फ होती है। ठीक है ना? जो हम हमेशा बहुत पढ़ते अच्छा, हैं। बहुत मेडिसिन का अच्छा, बहुत प्राइमरी ही एक्शन, अच्छा, सेकेंडरी एक्शन। बहुत ही अच्छा केस प्रेजेंट किया भाई। मतलब ये तो मतलब जैसे दिल खुश हो गया सुन करके। और मुझे ये खुशी है कि मैंने भी एक रूब्रिक निकाल लिया।
हाँ, यस एब्सोल्यूट। और जबकि सर जहाँ मैंने ये केस प्रेजेंट किया था वहाँ किसी ने नहीं निकाला था, क्योंकि हाँ। उनको मैंने डायरेक्ट ऑडियो शेयर किया था। अच्छा, अच्छा, पेशेंट अच्छा, हो अच्छा। सकते हैं, मैंने पूरा ऑडियो ही पेशेंट का उसमें शेयर कर पकड़ना दिया था, मुश्किल होता है। तो वो हाँ, उसमें मुश्किल होता है। या कोई भी नहीं पकड़ पाया था मेरे को। तो मैं ना अब 3 हम्म, केस बताऊँगा, हाँ, छोटे-छोटे, बताओ। छोटे-छोटे 3 बिल्कुल, केस। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। 3 इसलिए बताने हैं क्योंकि तीनों में ना कुछ अलग चीज़ है और वो समझानी क्या है, ठीक है? हाँ, हाँ। ओके। पहला केस है कि एक लेडी आई, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का केस है। ऑस्टियोआर्थराइटिस तो हम जानते हैं कि भई एजिंग प्रोसेस है, ऑस्टियोफाइट्स हो जाती हैं, जॉइंट स्पेस रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है? नहीं चल पाता। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है इसके लिए, ठीक है? तो उसका केस है ये जो बिल्कुल भी चलने-फिरने में इसको बहुत सीवियर पेन हुआ करता था। तो वो लेडी मेरे पास आई अपनी बेटी के साथ, उसकी बेटी लेकर आई। तो मैंने पूछा, "हाँ जी, बताइए।" तो मैंने बोला, "वही बेटा मतलब चल नहीं पाती, तकलीफ़ होती है। बड़ा बुरा लगता है कि इतनी जल्दी कैसे ऐज हो गई, है ना? अभी तो मेरी कुछ ऐज भी नहीं है, अभी से मैं नहीं चल पाती।" ठीक है? ऐसे-ऐसे। तो मैंने पूछा, "अच्छा।" मैंने पूछा, "कब से है आपको ये प्रॉब्लम?" तो उन्होंने बताया कि भई 3-4 साल से है। मैंने कहा, "अच्छा 3-4 साल से।" ये ना क्वेश्चन्स होते हैं। ये पूछा भई आए कब से प्रॉब्लम है? फिर आपको जब लगेगा ना दिमाग में 3-4 साल से अब मेरे पास आया है, तो आपके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि इससे ये पूछना है कि इस बीच में आपने क्या किया? या आप मेरे पास क्यों आए हो अब 3-4 साल से? तो आपको ये पूछना है, अच्छा इस बीच में आप क्या कर रहे थे? कि कुछ नहीं बस ऐसे ही किसी ने कुछ बता दिया कि कोई बाम है तो वो लगा लिया, या किसी ने कभी कोई दवाई बता दी तो वो बता दी, या टीवी में कहीं कुछ दिखा दिया तो वो लगा लिया। भाई ठीक रूब्रिक है? बनाते चलो, जो फाइनल ईयर है, जिसको जिसको आ रहा है रूब्रिक बनाते चलो साइड में, फिर डिस्कस करेंगे। हुँ, बोलो। ठीक है? तो किसी ने ये बता दिया, तो ये कर लिया। फिर फिर उनकी बेटी ने बोला बीच में, "अच्छा डॉक्टर साहब ये तो बात है, ऐसे तो करती हैं, लेकिन ये भी है कि ये मतलब वो इलाज लग के भी नहीं करेंगी। चलो कहीं से इन्होंने दवाई ली भी तो ये भी नहीं कि भई उसको दवाई को कंटिन्यू कर लो, तो ठीक भी हो जाए जो चीज़ है, नहीं। अभी ये कर रही हैं, फिर कुछ टाइम बाद करेंगी, भूल जाएँगी उस चीज़ को, फिर बीच में थोड़ा-सा दर्द ठीक हो जाएगा, छोड़ देंगी, फिर दूसरी चीज़ उठा लेंगी। ठीक है? यही चलता रहता है। फिर मैंने आगे क्वेश्चन जो मेरा किया वो था कंसर्न का, कि अच्छा ये बताओ कि आप क्या चाहते हो मुझसे? कि मैं क्या मेरे पास क्यों आए हो आप? ठीक है? सिंपल मेरे पास क्यों आए हो? पेशेंट से तो ऐसे ही पूछेंगे बट या फिर ऐसे पूछो कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? या व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी? हम्म, ठीक है? तो मेरे से क्या चाहते हो आप? तो कह रही बेटा बस ऐसे कर दे कि मैं बस चलने लग जाऊँ, ठीक से चलूँ, अपनी सहेलियों वगैरह से मिल सकूँ, बातचीत कर सकूँ, पार्टी-वार्टी में जा सकूँ, ये सब कर सकूँ। बस इतना था मेरी दवाई यहीं क्लियर हो गई थी, मैंने इसके आगे कुछ नहीं पूछा था और मैंने दवाई निकाल कर डोज़ दी। पैथोलॉजिकल डिज़ीज़ है, स्ट्रक्चरल चेंजेज़ आ जाते हैं इसलिए मैंने लो पोटेंसी दी थी 30, 200 नहीं दी, अक्सर मैं मैं 200 हो से सकता है स्टार्ट गलत करता हूँ। दवाई बता दूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बता सकता हूँ क्या दवाई का नाम? मैं रूब्रिक तो ये हाँ, लोग सर बताएंगे। हाँ, बताओ, बताओ सर। लेकेसिस जैसे लग रही है, लेकेसिस क्या? बेलाडोना अ, लेकेसिस के बीच का कुछ लग रहा है, हो सकता है गलत हाँ, हो। हाँ सर अभी और बच्चे अगर बताना अच्छा, चाहें तो हाँ बताएँ। हाँ, पहले बताने दो औरों को। हाँ भाई बताओ क्या क्या रूब्रिक बना। रूब्रिक में क्रेडुलस ले सकते हैं? क्रेडुलस तुमको जो लेना लो ना, तुमको जो लगे लो, फिर बताएंगे ना कि क्यों लिया नहीं लिया। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा। और क्रेडुलस वेरी। लिया और बोलो। सर आपने कंसर्न अडैप्टेशन रिएक्शन बताया बच्चों को? नहीं, अभी उतना नहीं बताया है। अच्छा अच्छा, ओके। हम्म, तो फिर भी सही चल रहे हैं, क्रेडुलस लिया और बताओ? फ्रिवोलस फ्रिवोलस लिया है, लैकिंग सीरियसनेस, लापरवाह भी है ना इसलिए, और लोगों की बात में बहुत जल्दी आ जाती है, इसने बोला वो कर लो तो वो कर लिया, तो इसलिए हाँ, हाँ, क्रेडुलस हाँ। लिया। और क्या और लिया फिर दूसरा? और सर एक फ्रिवोलस लिया है। हाँ, हाँ, ठीक है और? और सर डिजायर अम्यूजमेंट फॉर वो भी ले, क्योंकि मतलब घूमना फिरना हाँ, पार्टीज ये हाँ, सब। हाँ। तो दवाई क्या आई? सर अभी भी रूबी में लिखा हुआ है, मैं अभी देखती हूँ सिंथेसिस में। हाँ तो ये कर दिया सर करो हाथ के हाथ। हाँ हाँ, अगला तुम ऋतु बताओ। सर एक तो क्रेडुलस लिया है, हुँ, एक हीडलेस लिया है, ठीक है चलो, हम्म। ठीक है, केयरलेस का आ जाता है ये क्रॉस रेफरेंस में। एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बैरेसमेंट और बार्गेनिंग लिया तो पल्स दिला रही है। अच्छा, हम्म, ठीक। आस-पास नितेश क्या बोल रहे थे? नितेश। नितेश बोलो बेटा। सोशल मीटिंग अम्लियोरेशन ले सकते हैं, क्योंकि उनको अपने फ्रेंड सर्कल से ज़्यादा मिलना है। उनका कंसर्न बीमारी से नहीं है, उनको ये कि इतना ठीक तुम्हारा हो वही जाए गिलबर्ट ताकि। सिंड्रोम वाला हाल है। चलो ठीक है, ठीक है, नहीं कोई नहीं, नहीं। क्या बोले मुझे समझ में नहीं आया, नितेश? आवाज़ नहीं आई, क्या सोशल बोले? मीटिंग एनमिलेशन। अच्छा, सोशल अच्छा, अच्छा, मीटिंग अच्छा। एम्यूलेशन अच्छा, में अच्छा। मेडिसिन कौन कौन से हैं? इसमें दो ही हैं सिर्फ, हुँ, अम्ब्रागेसिया है एंड बोविस्टा है। हुँ। ओके।
ओके नाइस ठीक है, रूब्रिक। अच्छा आपने ये रूब्रिक चीज बताया। अच्छी पकड़ी है कि हम्म, उसका कंसर्न बीमारी नहीं है, कुछ और है। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हम्म, हमको पकड़ना क्या है। अब हम्म, राइट रूब्रिक भी धीरे धीरे आ ही जाएगा। तो बताऊं फिर दवाई बताऊं या किसी और को बताना है? और कोई ट्राई तो करेगा? बेलाडोना और पल्सटिला आ रही है फर्स्ट और सेकंड पे। अच्छा, ये अच्छा, कौन है? नाम तो ये बताओ। दीक्षिता दीक्षिता बताइए। है। रेगुलर दीक्षिता, रेगुलर अच्छा। हाँ आरिश बोलो, क्या बोले आरिश? सर यही लिए, एक रेडुलस एक फ्रीबुलस और एक पेयर डिजायर टू भी मुझे लग रहा था, लेकिन कैरेट तो डिजायर टू भी। पल्सटिला और तो फर्स्ट और सेकंड आवाज को कट रही है बोल तुम्हारी, रहे हैं। आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा, या तो नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या है? हाँ चलो ठीक है, अब अनवेल करो भाई। तो दवाई कई लोगों ने पकड़ ली सही, बेलाडोना बेलाडोना दवाई है इनकी। ठीक है, बेलाडोना 38 डोज दी थी। अब तुम ये चीज देखो, मैं इस केस में दिखाना चाहता था, हम बेलाडोना ज्यादातर एक्यूट के लिए सोचते हैं, हम्म और ये क्या केस है? ऑस्टियोआर्थराइटिस, बिल्कुल। इसको हम्म डिजेनरेशन हो गया जॉइंट्स का, जो 4-5 साल से है। ठीक है, तो हम्म इसीलिए ना माइंड को समझना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। ये कुछ नहीं होता कि भाई ये दवाई एक्यूट होती है, कि ये दवाई वो होती है, कि इस दवाई का सिर्फ यही स्फीयर ऑफ एक्शन है। ठीक है, अगर आदमी इंसान मैच कर गया ना अंदर का, तो केस भी निकल जाएगा। जो क्रेडुलस इन लोगों ने भी पकड़ा, उन्होंने बहुत अच्छा पकड़ा क्रेडुलस। दीक्षिता हैंड रेज कर रही है, कुछ पूछेगी, पूछो। हाँ। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे अब मेंटल्स पे हम प्रिस्क्राइब करते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन क्या हम फिजिकल जनरल्स देखते हैं? जैसे कि मतलब फिजिकल जनरल्स जैसे चेंज हो गए, दैट मींस मेडिसिन हमें मतलब रोक देनी चाहिए वहीं पे, हमारी मेडिसिन करेक्ट नहीं है अच्छा, ऐसा? चलो मैं भी बताता हूँ। ये एक और आरिश खान भी कुछ पूछ रहे हैं। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि हम लोग जैसे बहुत दिनों से माइंड को कर रहे हैं, मतलब माइंड का कर रहे हैं रूब्रिक्स, तो हर कोई बोलते हैं कि हर केस पे डिपेंड करता है कि माइंड पे नहीं जाना होता है। जैसे एक्यूट केस है तो उसमें माइंड से नहीं जाना चाहिए कि हम डिटेल पूछने बैठ गए। तो ये क्वेश्चन था कि एक्यूट केस में भी मतलब माइंड से हम जा सकते हैं? अरे जैसे तो एक्यूट क्रोनिक का मतलब नहीं है, तो हाँ बताओ भाई। नहीं सर, जैसे बोलते हैं ना हर कोई कि कोई पेशेंट एकदम से एक्यूट है और फिर तुम सब पूछने बैठ गए, तो अरे वो उस तो सेंस ऑब्जर्व में करना है ना पूछना चाह रहा बेटा, हूँ। वो एक्यूट में भी तो कुछ ना कुछ कहेगा ही ना, वो ठीक है। बताओ भाई, जवाब दो डॉक्टर साहब। मैं बताता हूँ, इन दोनों का क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ। पहले जो केस था ये पूरा बता दूं इसमें क्या था। हाँ ठीक है, हाँ तो हाँ क्रेडुलस रूप भी बहुत अच्छा पकड़ा। क्रेडुलस वो होता है जो सोचता भी नहीं है, और जो सामने वाला बोल रहा है वो अप्लाई कर देता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सोचता भी नहीं है। सुना कि भाई ये ट्यूब होती है, इससे आराम हो जाता है, ठीक है भैया लगा दो, हींग खा लो, या फिर गैस हो मिला रही है, लगा हींग लिया। खा लो, लौंग खा लो, दांत दर्द हो ठीक रहा है, है, तो वो अपना हाँ कर ये कर लेगा। दो, ले लिया, वो ट्राई कर लेता है, ये इंपॉर्टेंट है। हम्म ठीक है, क्रेडुलस का वो हाँ लेवल होता है कि मैंने उसे यहाँ से भेजा डॉक्टर मिश्रा के पास, और रास्ते में उसे पकड़ गया कि नितेश जी को दिखाओ, तो वो वहीं से ही मुड़ गया। हाँ। ठीक है, बातों में आ जाता है आसानी से, अपना दिमाग नहीं चलाता। और यहीं पर लैकेसिस डिफरेंशिएट हो जाती है। लैकेसिस जैसा लग रहा है ना फ्रिवुलस है, लैकेसिस कभी भी क्रेडुलस नहीं होता। सही लैकेसिस बात है। अपना दिमाग चलाता है, लैकेसिस इंटेलिजेंट रेमेडी है। ठीक है। लैकेसिस एक रूब्रिक में है, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल। ठीक है, तो फ्रिवुलस हो गया। और जो इसका मेन जो इसका कंसर्न था ना, वो कंसर्न एक मेटाफोरिकल रूब्रिक है। वो हो सकता है शायद तुमको समझ में आए, कईयों को ना समझ में आए। जो ना समझ में आए थोड़ा सा सुनना, समझने की कोशिश करना। वो है लाइट डिजायर फॉर। ठीक है, मतलब मैं, हर किसी की लाइट ना अलग अलग होती है। लाइट डिजायर फॉर में कई रेमेडीज हैं, फॉस्फोरस मिल जाएगी तुमको, बेलाडोना मिल जाएगी। ठीक है, सेमिसिफ्यूगा मिल जाएगी। हर किसी की लाइट लेकिन अलग अलग होती है। बेलाडोना की लाइट क्या होती है? फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ एंजॉयमेंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ठीक है, मतलब जो मैं, मुझे करना पसंद है, खाना पसंद है, पीना पसंद है, लोगों से मिलना जुलना पसंद है, घूमना पसंद है, मेरी वो चीजें ना रुके, वो ठीक हो जाए। ठीक है, ये होती है बेलाडोना की लाइट। तो ये वो रूब्रिक था, एक हो गया लाइट डिजायर फॉर क्रेडुलस फेबुलस, तो ये बेलाडोना था। अब जो मुझसे क्वेश्चन पूछा था, ये पूछा था कि फिजिकल जनरल्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, और क्या अगर फिजिकल जनरल्स चेंज हो जाते हैं तो मेडिसिन भी चेंज करनी होती है? देखो ऐसा नहीं है। ठीक है, आपने किसी को मेडिसिन दी, देखो फिजिकल जनरल्स की भी इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन फिजिकल जनरल्स ना, जैसा मैम ने भी आपको बताया और पहले बताया था, कि हम बहुत मिसगाइड हुए इसकी वजह से। ठीक है, एक तो पहली बात ये कि फिजिकल जनरल कोई अपनी तरफ से नहीं बताता, आपको पूछना पड़ता है कि भाई आपको ठंड ज्यादा लगती है कि गर्मी ज्यादा लगती है। जब आप ये सवाल पूछोगे ना, पहली बात पेशेंट इस चीज में कंफ्यूज होता है। ठीक है, उसे पूछते पूछते आप ही कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, आप खाने का पूछोगे कि भाई तुमको क्या खाने में पसंद है। ठीक है,
वो नहीं बताएगा तो तुम फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछोगे कि अच्छा गर्म खाना कैसे लगता है आपको, कि ठंडा कैसा लगता है, तो ये सब ना फिर बेकार हो जाते हैं। जब चीज़ों में आपको इतने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने पड़ रहे हैं ना और आपको खुद पूछना पड़ रहा है, तो उस चीज़ की ना वर्थ खत्म हो जाती है। एग्ज़ैक्टली। वो आपकी हेल्प तो नहीं कर पाएगा, आपको मिसगाइड ज़रूर कर सकता है, ठीक है? बट वहीं अगर कोई बहुत इम्पोर्टेंट पर्टिकुलर सिम्पटम या फिज़िकल सिम्पटम आपको दिख रहा है, पेशेंट खुद ही बता रहा है उसको, खुद ही बता रहा है, ठीक है? और आपकी उसकी बहुत प्रोमिनेंस दिख रही है, तो आप उस चीज़ को कंसिडर कर सकते हो। अगला जो मैं केस शेयर करने वाला था ना, वो इसी चीज़ से रिलेटेड था। वो मैं अभी शेयर करूँगा, बताऊँगा, ठीक है? तो उस चीज़ को आप कंसिडर कर सकते हो। अब बात ये रही कि फिज़िकल्स चेंज हो गए तो दवाई चेंज हो जाती है, ऐसा नहीं होता, ठीक है? आपने दवाई दी, पेशेंट को हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा एग्रेवेशन हो, अगर बिल्कुल ही सिमिलिमम है, हो सकता है ना हो, नॉर्मल इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाए। जब तक पेशेंट का इम्प्रूवमेंट चल रहा है, ठीक है? वो आपको बता रहा है कि हाँ, बेटर है पहले से, माइंड से भी थोड़ा रिलैक्स बता रहा है, तो आपको कोई दवाई चेंज नहीं करनी है, ठीक है? चाहे फिज़िकल्स चेंज हो जाए, चाहे कुछ भी चेंज हो जाए, ठीक है? जब तक पेशेंट का इम्प्रूवमेंट चल रहा है, कोई दवाई नहीं चेंज करनी है। जहाँ उसका इम्प्रूवमेंट स्टैंड स्टिल पे आया, ठीक है? वहाँ पे पहले सेम पोटेंसी रिपीट करके देखो एक और बार। नहीं रिलीफ़ हो रहा, एक हायर पोटेंसी दो, ठीक है? एक हायर पोटेंसी दोगे, मोस्ट प्रोबेबली उससे रिज़ॉल्व हो जाएगा। फिर भी नहीं ठीक हो रहा, फिर आपको सोचना है कि यार इसकी हो सकता है स्टेट चेंज हो गई हो। पहले मेरे पास किसी स्टेट में आया था, अब हो सकता है इसकी कोई और रेमेडी हो। अभी उस चीज़ से मतलब उस रेमेडी ने काम कर दिया, हो सकता है किसी और रेमेडी का काम हो। तो इस तरह से देखना होता है, ठीक है? आरिश, आपने जो सवाल पूछा था कि एक्यूट में भी माइंड इम्पोर्टेंट होते हैं क्या? तो एक्यूट में जो माइंड है उसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, एग्ज़ैक्टली। ठीक है? सर जो उन मैंने केसेस में जिसमें फिजिकल मार्क हो, बेसिकली जिसमें ना फिजिकल में दिखता है, जैसे कि इरिटेशंस हो गई, किसी के आंखों में इचिंग हो रही है, तो वो हाँ, लोग ना हाँ, मतलब माइंड को बताना नहीं चाहते, वो लोग सीधा अपनी केस दिखाते हैं कि ये कंप्लेन है मेरी, तो उस हाँ, तो टाइम मैं पे तुम्हें दिक्कत हो बताऊँ जाती है माइंड से ज्यादा। माइंड को बेटा पूछना और बताना नहीं है, माइंड तुमको ऑब्ज़र्व करना है, ठीक है? माइंड माइंड ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उसे पूछोगे या उसे ढूँढोगे, माइंड तो आपके सामने बैठा हुआ है, ठीक है? आपकी अगर वोकैब्युलरी होगी ना, आपको रूब्रिक्स पता है, आपको मेडिसिन्स पता है, तो आप उस चीज़ को पर्सीव कर लोगे। ये वही बात है, जब तक आपको नहीं पता होगा, आप पर्सीव नहीं कर पाओगे, ठीक है? वरना एक्यूट केसेज़ ऐसे होते हैं, मैंने अपने सामने बैठे हुए गॉल स्टोन का सीवियर पेन हो रहा है, हाँ। एक्यूट पेन, मैंने अपने सामने डोज़ दी है, पेशेंट को थोड़ी देर 5 मिनट बैठने के लिए बोला है कि बैठ जाओ, ठीक है? एलोपैथिक पेन किलर से भी आराम नहीं आया, वो पेशेंट आया मेरे पास और मैंने दवाई दी है, उसके थोड़ी देर बाद ही उसको रिलीफ़ लगना शुरू हो गया। सिर्फ़ माइंड की वज़ह से, ठीक है? माइंड में ये देखना है, तुम क्या कहते हो, चलो मान लो फ़ीवर में आया कोई, फ़ीवर सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल देता हूँ फ़ीवर का, बहुत सीवियर फ़ीवर है, भाई पेन हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, भूख नहीं लग रही, ठीक है? ड्राइनेस हो रही है, तो पेशेंट यही कंप्लेंट करेगा, सर मेरे तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, ऐसा है, ठीक है? और ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो आप उसमें सवाल देखो, आप उसमें पूछो कि आप मतलब क्या करते हो जब आपको फ़ीवर होता है? या अटेंडेंट से पूछो कि क्या करता है जब ये फ़ीवर होता है? तो बोलेंगे कि ये अकेले कमरे में बैठा रहता है, इसको कोई नहीं चाहिए पास में। हल्की सी आवाज़ भी हो तो उससे इरिटेट हो जाता है, ठीक है? हल्का-सा शोर भी नहीं पसंद, सर का दर्द बढ़ता है। तो यहाँ पर वो चीज़ मिल गई, डिस्टर्ब्ड अवर्स टू बीइंग, डिस्टर्ब्ड अवर्स टू बीइंग, डिस्टर्बेंस उसे नहीं अच्छी लग रही। उसकी जो स्टेट है, उसे कोई इसको डिस्टर्ब कर रहा है तो अच्छी नहीं लग रही। तो वहाँ से आप रेमेडी लेके जा सकते हो। माइंड तो आपको मिल जाएगा, आप अपनी वोकैब्युलरी बढ़ाओ उसके लिए, माइंड आप देखो हमेशा से कर लोगे, क्वेरीज तो बहुत सारी हैं, क्वेरीज का तो ठीक है? ज्यादा टाइम नहीं है अभी। केस नितेश, तुम्हारी छोटी क्वेरी है तो पूछो, क्योंकि हाँ, जो है ना, अभी एक सर दो प्रेजेंट और केस करेंगे ना नितेश। सर मेरा एक डाउट है, जैसे अभी आपने हुँ, बोला था कि हमें अग्रीवेशन हो रहा है तो हमें वेट करना चाहिए या फिर हाइपोटेंसी रिपीट करनी चाहिए, तो हुँ, उसके लिए हमें मिनिमम कितना टाइम वेट करना चाहिए? जैसे नॉर्मली हम 10 दिन या 15 दिन की मेडिसिन देते हैं और हुँ, हुँ, सेकंड हुँ, विजिट पेशेंट की उसी के बाद होती है, तो हुँ। उसके लिए कितना वेट करना चाहिए हमें? देखो, ऐसा होता है कि अगर तुम्हारे पास कोई क्रॉनिक इश्यू लेकर आया ना, जैसे डायबिटीज़ हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, बहुत डीप सीटेड डिजीज़ेज़ हैं, बहुत क्रॉनिक डिजीज़ेज़ हैं। इनमें कम से कम 2 वीक्स तो वेट करना चाहिए, मेडिसिन के एक्शन के लिए, ठीक है? अब मान लो कोई एक्यूट है, कोई फ़ीवर लेकर आया है, फ़ीवर की प्रॉब्लम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन वेट करो, ठीक है? उसको अगर दोबारा इम्प्रूवमेंट बुला लो। नहीं आ रहा, हाँ, तो उसको दोबारा बुलाओ या उसको दोबारा देखो, उसको दवाई लेने के लिए बोलो। तो ये केस टू केस डिपेंड करता है, ठीक है? नॉर्मली ऑन एन एवरेज जो मैं करता हूँ, मतलब छोटे-मोटे इश्यूज़ जैसे एलर्जिक राइनाइटिस हो गया या एलर्जिक इरप्शंस हो गए या कुछ ऐसी चीज़ हो गई, तो मैं 1 हफ्ते का टाइम देखता हूँ, मेडिसिन देके। कुछ तो चेंज आता है, ये नहीं कि उसकी पैथोलॉजी में चेंज आ जाएगा, सबसे पहला चेंज माइंड में आता है, हम्म। ठीक है? माइंड में आएगा। पेशेंट की हुँ, टॉलरेंस बढ़ जाती है, हाँ, उसकी सफरिंग कम हो जानी चाहिए।
अगर सफरिंग कम हो जाती है ना, और उसमें पेशेंस, अमाली बुखार आ रहा है अभी भी 102, पर डॉक्टर साहब खाना शुरू कर दिया है इसने। जो बिस्तर में पड़ी रहती थी पूरे दिन, सोती रहती थी, अब सोई नहीं, आज टीवी देखा है। यू नो दैट द मेडिसिन हैज एक्टेड। अब फीवर तो चला ही जाएगा। और दूसरा, आरिश ने जो पूछा ना कि माइंड हमको देखना है कि नहीं, हमेशा याद रखना, डॉक्टर हैनमैन ने बोला है मैन इन द डिजीज। डिजीज में आया है, पर तुमको ढूंढना मैन ही है। मैन कौन है? ये नक्स भौमिका का इरिटेटेड मैन है बुखार में, ये पल्सटिला का रोंदू रोंदू कोई आया हुआ है बुखार में, कोई ज्यादा। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक छोटा बेबी है, बिल्कुल वो ब्रेस्ट फेड बेबी है, ठीक है, तो मदर बोलती है डॉक्टर साहब जब से इसको फीवर हुआ है ये बहुत ज्यादा मिल्क ले रहा है मेरा। तो इसका भी रूब्रिक है डिजायर मोर देन ही नीड्स। आर्सेनिक माँ को कितना तंग कर रहा है, मतलब हर मिनट माँ उसको दूध ही पिला रही है, और उसको बाइटिंग इज इतना टम्बलर। बाइटिंग इज टम्बलर। तो आपको हमेशा पूछना है, बुखार है, खांसी, सुन लो पेशेंट को। अच्छा, एक और चीज है, पेशेंट आपको माइंड बताएगा जब आप उसकी सुन लोगे। एक माँ अपने बच्चे के जब तक सारे लक्षण नहीं बता देगी, वो चुप नहीं होगी, आप उसको बीच में मत रोको। दो सिम्टम तुम ही पूछ लो, बलगम आता है कि सूखी खांसी है, वो संतुष्ट जब हो जाएगी तब आप अपने सवाल पूछो, बुखार में कर कैसा रहा है, क्या मिजाज में कोई बदलाव आया है? तो हाँ डॉक्टर साहब ये तो बहुत खेलता था, या बोलते 104 बुखार में भी खेल ही रहा है। एक केस था हमारे पास अस्थमा का, मैं छोटा सा ऐसे ही बता देती हूँ। केस था अस्थमा का, बच्चों को बहुत सीवियर एलर्जिक ब्रोंकाइटिस था, तो उसका हमने केस लिया। तो हमने उसको बोला, उसकी मदर थी, हमारे घर पे ही आई थी, रिलेटिव थी, तो उसने बोला कि इसको इसका इलाज करना है। बच्चा अच्छा खासा बड़ा था, 10 साल का। इतने बड़े बच्चे अवेयर होते हैं कि हाँ हमको तकलीफ है, डॉक्टर के लिए मम्मी लेके आई है, हमको दिखाना। दैट चाइल्ड वाज प्लेइंग इन द हाउस विद अदर किड्स। यहीं पे ही हमारा केस स्टार्ट हो गया। एक बच्चा जिसको इतनी तकलीफ है, माँ उसको लेके आई है, उसका कंसर्न देखो ना, यहीं पे देखो कंसर्न क्या है। क्या कंसर्न उसका डिजीज है? क्या कंसर्न उसका दवाई है ही नहीं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा 1 मिनट रुको, वो उनके लक्षण बता रही है, वो मैंने सुन लिया। तो उन्होंने बोला, मैंने कहा ये बताओ ये क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे? तो कह रही ये तो ऐसे ही खेलता ही रहता है। तो उसको उस टाइम भी खांसी हो रही थी, और वो खांसी में भी खेल रहा है, वो भी सांस की दिक्कत। तो क्या ये कोई डरपोक रेमेडी है? सांस हमारी अटकते ही सबसे पहले फियर आता है, ये बायोलॉजिकल फिनोमिना है। सांस रुकते ही फियर आता है, यहाँ फियर ही नहीं आ रहा, उल्टा और ऐसा काम कर रहा है जिसमें और सांस फूले। मॉर्बिड, कान खड़े होने चाहिए, मॉर्बिड है भाई, पैथोलॉजिकल है, यही ठीक करना है हमको। तो पहला रूब्रिक है प्लेफुल। प्लेफुल हो गया, बिल्कुल प्लेफुल इवन इन ड्यूरिंग डिजीज, प्लेफुल है, प्लेफुल दूसरा रूब्रिक है। फिर मैंने उसको पकड़ के बुलाया, मैंने कहा एक बात बताओ, तुम्हें ठीक नहीं होना? कह रहा होना है। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा तुम्हें ये इतनी तकलीफ हो रही है, तुम क्यों खेल रहे हो? तो कह रहा तो तकलीफ तो मैं झेल लेता हूँ। तो मैंने कहा तो फिर तुम्हें दवाई नहीं दे रहे हम, क्योंकि हमको ना पेशेंट को इंसाइट करना होता है, उसको पकड़ना होता है वाकई में, कि फिर वो दवाई लेने के लिए बैठा भी क्यों, फिर तो बोल देता मुझे दवाई नहीं लेनी, हम ले लेते रूब्रिक रिफ्यूजेस मेडिसिन टू टेक, है ना। तो लेकिन वो नहीं, उसने बोला दवाई चाहिए मुझे, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत परेशान होती है मेरी वजह से। ही सेड, ही टोल्ड हिज कंसर्न, मेरी कितना मम्मी मुझे बहुत कितना परेशान होती कितना कितनी डीप साइंस है, है। कितनी हाँ डीप देखो साइंस है। कितनी डीप साइंस है, और कितना इंडिविजुअलाइजेशन है। डॉक्टर हैनीमैन ऐसे ही बोल के नहीं गए, इंडिविजुअलाइजेशन। अस्थमा के सारे केसेस में आपको बच्चों का व्यवहार बिल्कुल अलग अलग मिलेगा, उनकी कंसर्न अलग मिलेंगे। उन्होंने बोला मेरी मम्मी परेशान रहती है मेरी वजह से, तो दूसरा रूब्रिक आ गया, केयर्स फुल ऑफ अदर्स अबाउट ड्यूरिंग डिजीज, ही इज केयरिंग फॉर अदर्स। उसको कॉक्यूलर दिया सर, within 3 months he was out of all those diseases and nebulization. Now he बताओ, doesn't take any medicine. वही बात है कि बेसिक चीज की आपको वही पकड़ने आना चाहिए। आप उस समय घबराओ नहीं, जिस समय आपके समय, अभी तो आप स्टूडेंट हो, फिर भी आपको ठीक ठाक आ रहा है, फिर भी आप इसमें घुस गए हो, तो आप इंटर्नशिप करते करते और निकलते निकलते आप अगले अगले लोगों से 5 साल आगे चल रहे हो। आपको बताऊं, बिल्कुल बहुत अच्छा करोगे सच में, लेकिन बस जिनको इतनी बात है बस कि उसको आप लोग होम्योपैथी को छोड़ छोड़ना के नहीं, जाना। हाँ, होम्योपैथी को छोड़ना नहीं, उसकी हम आपको क्योंकि गारंटी देते हैं। क्योंकि इतनी मेहनत मैं भी यहाँ 3 घंटे बैठ के कर रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ कि तुम लोग को विश्वास हो। अब ये देखो तो ना, ये पैशन होता है, सुबह क्लिनिक गए हुए हैं, क्लिनिक करके आए हैं, अभी तक लंच भी नहीं किया, भूख बताओ, भी नहीं लग रही, तुमको जो बता रहे हैं ना, और जो ये होम्योपैथी के लिए कर रहे हैं, उसी से पेट भर रहा है। इसमें पेट इसमें 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 भी 10 मूर्ख छोड़ के चले गए, तो उनको पता होगा कि भैया ये इम्पोर्टेंट नहीं है। लंच टाइम हो गया। यही डिफरेंशिएशन होता है कि कौन ये पैशनेट है कौन नहीं है, differentiation है। ये Exactly. डिफरेंशिएशन है। ये है डिफरेंस, ये कोई इंडिविजुअलाइजेशन। हाँ, तो
कोई नहीं, अब देखो ऐसा है कि समय अभाव के कारण मैं अब थोड़ा सा ना बाकी एक दो केस हम एक बार और करेंगे ऐसा तुम्हारे साथ सेशन, ठीक है, क्योंकि अब बच्चों को समझ में आ गया है और ये हम रेगुलर तौर पे करेंगे, मतलब महीने में एक बार ऐसा किया करेंगे। तुम्हारे पास भी टाइम की कमी है और हम लोग भी कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं, तो अब ये सेशन हम, क्योंकि इनको पता लग गया, देखो जनरली हम कहीं सेशन कराते हैं तो उनके बच्चे रिलेट नहीं कर पाते। तुम लोगों से बात को मैं क्यों लाया, क्योंकि तुम लोग जो बात करते हो ना, एक तो एनएचएमसी से हो तो वो तुम्हें पता है कि एनएचएमसी के बच्चे कैसे होते हैं। दूसरी चीज ये है कि तुम लोगों के बताने का तरीका ना बहुत लोगों से बहुत अच्छा है। मैंने बहुत सारे सेमिनार सुने हैं, बहुत सारी चीजों को सुना है। मैं भी मतलब मैं भी ऐसा ही कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ, सबको परख के तब आया हूँ। कहाँ कच्चे खिलाड़ी सर आप हमारे टीचर हो। नहीं नहीं वो तो ठीक है, लेकिन बेसिक क्या चीज है ना कि जो आपको कन्वे करना होता है ना मैसेज, वो भी करने का एक मेथोडोलॉजी होती है, एक तरीका होता है। आप दो चार मैं लेक्चरर्स को सुनता हूँ तो मेरे को बहुत विद्वान है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही है, नो डाउट, बट कन्वे करना नहीं आता उनको चीजों को। पढ़ाने की भी एक आर्ट है। हाँ, पढ़ाना भी एक आर्ट है, तो वो जो तुम लोगों के अंदर है ना वो चीजों को, वो बहुत अच्छी है। और वो देखो बेसिक बेसिक चीजों को तुम लोग बता रहे हो, यही इन लोगों को बताना है। तो नेक्स्ट एक बार हम लोग और सेशन रख लेंगे, और अभी किसी और की कोई क्वेरी है तो पूछो। अब तुम्हारे दो केस हम नेक्स्ट सेशन में रखेंगे अमित। हाँ सर ठीक है सर। क्योंकि ये पात्रों को ही बताना चाहिए, कुपात्र लोगों को नहीं देना चाहिए ज्ञान। अब ये हमसे कहेंगे कि सर सेशन रखवाओ, तभी मैं रखूंगा। क्योंकि पात्र ऐसा रहेगा तब कुछ इसमें आएगा, पात्र ऐसे लेके चलोगे तो सारा बाहर गिर जाएगा। लाइव हो सके तो ज्यादा मजा आएगा, चीजें हाँ करूंगा। देखो देखो इसका एक वाइटल फोर्स बोला। नेक्स्ट की डेट अभी बता दो। हाँ बता देंगे बच्चों। हम लोग क्या करेंगे कि एक ग्रुप बना के ना उसमें जोड़ लेंगे सर को, मैडम को, तो उसमें जो भी तुम्हारी क्वेरी होगी वो भी डाल दिया करना कि पेशेंट ऐसे बोल रहा है तो कौन सा रूब्रिक बनेगा, क्योंकि उससे कि तुम लोग सीखोगे, उससे तुम लोग सीखोगे कि क्या कहना है, कैसे करना है। तो वो हम लोग कर लेंगे, बट धीरे धीरे, मतलब पहले पात्र बनो इसके, तो देखते हैं कि पात्र कैसे बन रहे हो। वो तो मैं एग्जामिनेशन ले रहा हूँ तुम लोगों का। अब ये लोग मेरे को बहुत दिन से कह रहे थे, तो मैंने कहा चलो इनका एक बार सेशन करवा देता हूँ इस चीज का, क्योंकि ये बच्चे वैसे जो है मुझसे काफी जुड़े हुए हैं, जितने भी है ना ये सारे बहुत प्यार करते हैं मुझे, तो मेरी डांट मेरा सब कुछ सुनते हैं ये। हाँ, तो इसीलिए जो है मतलब हम लोग अब एक ही दिन सारा खा लोगे तो बदहजमी हो जाएगी। तो अभी तो तुमने आज ये सुना। अच्छा एक बात लास्ट बताओ कि क्या हम 6 डिजिट में तक कमा सकते हैं ना होम्योपैथी में? 1 लाख से ऊपर? हाँ ये पर मंथ पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो? पर मंथ पूछ रहा हूँ। सर वो तो बड़े आराम से यस बिल्कुल कमा सकते हैं। मैं पर डे पूछ रहे हो। अर्निंग का अरे पर डे तो हो, भगवान करे, हम तो कहते हैं वो दिन भी आएगा कि पर डे होगा। बड़े आराम से सर। पुराने जमाने में से पहले लैंटेन आई, फिर ये आया, बिजली का बिल आया, बिजली आई, अब 24 घंटे बिजली आ रही है। तो आज की डेट में जो पैदा हो रहा है वो उन जमाने को नहीं देख रहा है ना। इसी तरीके से जो हमारे नए प्रैक्टिशनर्स आ रहे हैं उनको जब ये चीजें एक्सपोज होंगी तो वो चीजें नहीं झेलेंगे ना। अगर वो सही से उसको फॉलो करें तो तुरंत हमसे आगे हमारे बराबर आ जाएंगे तुरंत। बिल्कुल बिल्कुल आप लोग बहुत जल्दी प्रोग्रेस करोगे। अच्छा एक बात क्लिनिक का ही चलता है। ठीक है, क्लिनिक हमारा ही चलता है, ये रियलिटी अरे है। क्यों नहीं, बिल्कुल चलेगा भाई। और मैं और बताऊं क्या, अभी सर्वे के हिसाब से तो 3% देख पा रहे हैं हम लोग मरीज, 97% तो एलोपैथी में जा रहे हैं। तो सोचो कितना स्कोप है। अरे तुम्हारे पीछे मरीज भागेगा, तुम भागते फिरोगे कि सर मेरे पास टाइम नहीं भाई, खाना तो खा लेने दे मुझे। अभी तो 3% आ रहा है हमारे हेल्थ सेक्टर में, आयुष, वो भी आयुष में। होम्योपैथी में तो पॉइंट्स में जाते हैं। अगर सर्वे की बात की जाए तो 3.5 या 0.6% होम्योपैथ जो है डॉक्टर्स देख उनके पास जाते हैं, बाकी सारे एलोपैथ के पास जा रहे हैं। वो जब तुम्हारे पास आने लगेंगे रूट होकर के तो सोचो कि तुम कहाँ जाओगे। आप प्रैक्टिस करोगे तब तो मरीज आएंगे। तुम 500 रुपए भी कंसल्टेंसी रखोगे, 1000 रुपए भी रखोगे, कहीं नहीं गई तुम्हारी। जो मांगोगे वो मिलेगा, क्योंकि तुम ठीक कर रहे हो पेशेंट। बस पेशेंट को ठीक करने पर दिमाग लगाओ कि कैसे ठीक करने पे लगाओ। बिल्कुल, मुंह मांगी फीस मिलेगी। हाँ, ये चिंदी चोरी की तरह जो है छोटे मोटे इधर उधर चक्करों मत पड़ो, अपने पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। और देखो तुम मेरी लाइन लिख लेना, अगर तुम इस रास्ते पे चले ना तो मुझे याद करोगे कि सर जो है सर ने जो है करवाया था और आज मैं कहाँ हूँ। हाँ, तो ये मतलब इसमें बहुत अकूत संभावनाएं हैं, और अपर लिमिट तो कोई है ही नहीं ना भाई, अपर लिमिट कोई नहीं है।
और मैं एक दूसरा एक प्रैक्टिशनर को बात है, जानता हूँ जो 1 लाख रुपए रोज कमाते हैं। तुम्हारे तो मुंह से निकल गया, चाहे सरस्वती बैठी हुई है तो वो होगा, लेकिन ऐसे को जानता हूँ मैं 1 लाख रुपए रोज कमाने वाले को। तो वो दिन भी आएगा, लेकिन ये है कि वही बात है जो डॉक्टर अमित ने बोला कि ग्राफ जो है सस्टेन रहेगा, फिर चढ़ेगा, सस्टेन रहेगा, फिर चढ़ेगा। आपको पेशेंस रखना है, मंडे विल कम। तो आई होप तुम लोगों को बच्चों ये सेशन अच्छा लगा होगा। तुम लोग कुछ बोलना चाहते हो, पूछना चाहते हो, कैसा लगा? तो एक दो कोई बताओ भाई। दीक्षिता, कैसा लगा तुम्हें सेशन? कुछ औरों से अलग लगा? यस सर, काफी अच्छा था। मतलब पहले हमें आपका जो फर्स्ट सेशन था उसमें एमडी और वो एमओ के लिए था, तो वो भी आपने बता दिया और दूसरा रास्ता भी बता दिया हमें। तो हर तरफ से दिशा आप होता है ना, आप बिल्कुल भी डिप्रेशन या कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो जो करना डिप्रेशन है, जैसे ना सेकेंड ईयर में आके अब खत्म हो गया था कि नहीं अब तो यही करना है। तो इस वजह से फर्स्ट सेकेंड ईयर में था, बहुत सच में था, लेकिन उसके बाद तो नहीं बिल्कुल। जब से मतलब हमने इस वजह से आपका टीम वाला भी वो ज्वाइन किया, तो अब तो काफी मतलब बहुत भरोसा है। बिल्कुल पकड़ पकड़ के लाओ। और एक बात और मेरे को कहनी है, बहुत स्ट्रिक्टली कहनी है कि कोई चैरिटेबल पे मत बैठना जाके। चैरिटेबल पे बैठने के लिए नहीं बने हो 5,000 10,000 रुपए के लिए। चैरिटेबल पे जो बैठेगा वो मेरे इसको टीम से निकाल दूंगा बाहर। अपनी वैल्यू कम चैरिटेबल मत पे नहीं करो, बैठना। हाँ, अपनी वैल्यू पहचानोगे ना चैरिटेबल तो पे ये बैठो करना तो चाहिए। चैरिटेबल पे बैठो तो फ्री ऑफ कॉस्ट दो, फिर 10,000 5,000 रुपए मत लो। फिर पूरे तरीके से चैरिटी करो। चैरिटी करनी है तो पूरी तरीके से करो, नहीं करनी है तो नहीं बैठनी है। ये ना हमेशा ध्यान तो रखना। ना तो ईगो में जाना और ना डाउन हाँ, में आना, हाँ। बीच में रहो, ठीक है? कुछ कह रही थी कुछ पूछा दीक्षिता? था? तो मैम के साथ और सर के साथ हम इनसे अभी सेमिनार में मिले थे ना, अभी चलो ठीक है देखते हैं करते हैं, तो हमें चाहिए भी था इनके साथ सेशन, तो वो उसके लिए थैंक हाँ, अरे कर भाई लिया ये दोनों तुम्हारे सर के फैमिली फिजिशियन है। ये भी डिस्क्लोज कर दिया मैंने। तो ये तो जेम है एनएचएमसी के। तो इन्हें तो मुझे लाना ही था। अब ये था कि किसी कोई दिन लग रहे थे और इन लोगों ने अपना इतना टाइम दिया, सहयोग किया। देखो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, वरना आज की डेट में कोई भी आदमी नहीं चाहता कि भाई कोई अपनी चीज डिस्क्लोज करे या अपने टाइम को वो करे, लेकिन ये लोगों ने अपना एक सहयोग दिया। ये बहुत बड़ी बात है। वो भी मेरा मान रखते हुए किया। और कोई और कहता तो हो सकता है शायद सुनते भी ना। ना भी करते। हाँ, तो इसलिए बिल्कुल, अब इसकी आप वैल्यू तो देख रहे समझो। हैं, जब आप कर सकते हैं आपका तो टोटली सेल्फलेस ही हो गया ना, आपको तो बिल्कुल जरूरत ही नहीं है उस चीज की। तो ना। आप जब इतना कर रहे हैं और बच्चे चाहते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि लोग प्रैक्टिस में आए, और ज्यादातर लोग होम्योपैथी प्रूव तभी होगी भाई जब तुम लोग प्राइवेट प्रैक्टिस करोगे। नहीं, माओ तो सही, इससे रिसर्च तो हो जाएगी। तो आते ही 2% लोग हैं प्रैक्टिस में, तो कहाँ से रिसर्च होगी? और उसके बाद वो सस्टेन नहीं कर पाते। तो इसलिए हमें पहले प्रैक्टिस में ऐसी कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाओ कि भाई ये दवाई देंगे तो बुखार उतरेगा। और रही बात, ये जो बात है ना, सबसे ज्यादा मुश्किल होम्योपैथ के लिए बुखार उतारना ही होता है। सबसे बड़ा कठिनाई होता है। अगर आपने बुखार उतारना सीख लिया ना तो आप बहुत अच्छे होम्योपैथ हो। बड़े बिल्कुल बड़े ट्यूमर सही हो एब्सोल्युटली। जाते हैं, बुखार नहीं उतरता। बाहर नहीं उतरता। क्योंकि एक तो उसमें टाइम नहीं है बिल्कुल भी, उतारना भी तो एक ही दिन है। पेशेंस नहीं रहता पेशेंट का भी। आपका खुद का जा रहा होता है, ड्रॉप हो रहा होता है कि अरे यार ये नहीं सही हो रहा, कह देते हैं इसको। देखो तारीफ तो बहुत कर दी, प्राइवेट प्रैक्टिस अच्छी बहुत है, तुमको मोटिवेट कर दिया। उतने ही फेलियर्स भी देखने को मिलते हैं, पेशेंट से सुनने को भी मिलता है, डिप्रेशन भी होता है, ये भी लगता है कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। लेकिन इतनी बात श्योर होती, एक बात बिल्कुल 100% श्योर है कि होम्योपैथी कैन नेवर फेल। वी आर फेलिंग, तो हमको क्या मेहनत करनी है कि बाय वी आर फेलिंग। हमको क्या ऐसा पढ़ना है कि आप पेशेंट ठीक हो जाए, क्योंकि जिस तुमको अगर साइंस के ऊपर डाउट होता है तो वो तो हम तो आपको बता रहे हैं कि साइंस को मास्टरी करना। अगले सेशन में शिल्पा और अमित 2-3 ऐसे केसेस रखना जो कि मतलब कॉन्क्रीट पैथोलॉजिकल ओरिजिन के हों और वो सही हुए हों। ठीक है सर, ठीक है। क्योंकि ये लोग भी इसी चीज पे ज्यादा भरोसा करते हैं कि भाई ये फाइब्राइड सही हो गया कि फलाना ट्यूमर सही हो गया। अभी इन लोगों की मेंटेलिटी वही चल रही है ना, तो इनको वो आहार देना जरूरी है। तो वो तुम लोग। और जहां तक रिजल्ट की बात है ना, मेरे अभी ओपीडी में था 6-7 बच्चे पीछे खड़े थे, तो मैंने एक से पूछ लिया कि फॉलोअप देख रहा था एक बच्चा पूरे टाइम। तो जब लास्ट हुआ तो मैंने कहा हाँ भाई तुमको क्या पता है, कितना मेरा रिजल्ट आया, तुमको क्या लग रहा है? तो बोले सर 80% तो आप रिजल्ट दे ही देते हो। तो मैंने कहा तू क्या बोल रहा है, तू समझ में आ रहा है? 80% बहुत होता है। मैं अपने को 30 से 40 में रखता हूँ। 30-40% भी मैं रिजल्ट दे रहा हूँ ना, तो भी सफिशिएंट है। ऐसे तो भी ही होता है। सफिशिएंट है। ऊपर से सर, ऊपर से हम कर भी क्योर रहे हैं। अब फाइब्रॉइड है मान लिया 6 सालों से है, तो वो तो ठीक भी तो जाके 2 साल में उसका ट्रीटमेंट खत्म होता है, तो 2 साल तक तो आप
कह सकते कि पेशेंट ठीक हो गया हम्म, जब तक वो बिल्कुल ठीक नहीं हो। तो बिल्कुल बिल्कुल प्रोसेस में चल रहे होते हैं बहुत सारे क्योर्स। बिल्कुल। तो ठीक है और बच्चों, एंड आप में अपना, हाँ एक आप बात मैं और कहना बोलो चाहूंगा मैसेज तुम क्या एंडिंग। देना चाह रहे हो, दोनों लोग एंड में ही बोलना चाह रहा हाँ, था। मैं एंडिंग में हाँ। एक बात ये कहना चाहूंगा, देखो जितने भी यहाँ पर आए हो ना होम्योपैथी में, हम्म, तुम्हारी चॉइस नहीं थी वो, तुमने चूज नहीं किया। तुम तो हाँ, डॉक्टर बनना चाहते थे एमबीबीएस वाला, हाँ, लेकिन सेकंड चॉइस मान लो, थर्ड कुछ होंगे जिनकी फर्स्ट चॉइस भी होगी जो आए होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, हाँ, पर तुम आए होम्योपैथी के अंदर, ठीक है। तो ये ना होम्योपैथी ना एक डिवाइन साइंस है, तुम नहीं चूज करते उसको, वो तुमको बिल्कुल। चूज करती है। बिल्कुल 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 याद रखना, हाँ, तुम जो यहाँ पर आए हो ना वो होम्योपैथी ने चूज किया है। इस यूनिवर्स में कोई भी चीज बिना वजह के नहीं होती। बिल्कुल। उसमें से भी जो लोग आज यहाँ पर हैं हम्म, वो इसीलिए हैं क्योंकि उनको ये चीज सुननी थी, समझनी थी, उनकी डेस्टिनी कहीं ना कहीं उस चीज से जुड़ी हुई है, हाँ, ठीक है। तो कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करना, कभी अपना कॉन्फिडेंस डाउन मत करना, अपनी वैल्यू हमेशा अपने अंदर रखना। और ये बात याद रखना कि यू आर द चोजन वंस, हाँ, ये बहुत लिटरली इंपॉर्टेंट है, द चोजन वंस। ठीक है। यू आर द चोजन वंस, अगर आप एक भी बंदे को क्योर करते हैं ना फैमिली में, द होल फैमिली गेट्स क्योर्ड। ठीक है। पूरी फैमिली की जिंदगी बदल जाती है। एक बंदा, एक माँ को ठीक करके देखो, माँ पूरे घर को चलाती है, वो एक ठीक होती पूरा आप कितना बड़ी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चाहे फेलियर हो रहा है, चाहे आराम आ रहा है, लेकिन आप पहले इस प्रोफेशन में कूद के देखो, आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, बहुत नोबल है, और उसको हमेशा रेस्पेक्ट करना। दवाइयों की पूजा के हाथ स्पाइडरमैन, दवाइयों के साथ। बड़ी बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, ठीक है। याद रखना। बहुत बस अच्छा ये लगा बोलना था। बच्चों, All the बहुत best. अच्छा लगा। तुम लोग अपना एक फीडबैक डाल देना ग्रुप पे, और हम एक अगला ग्रुप भी बना लेंगे डॉक्टर शिल्पा और अमित के साथ, फिर हम लोग उस पर इंटरेक्ट करेंगे। और ठीक है, बहुत ही, तो सेशन हमारा मतलब था 3 बजे तक 45 मिनट आगे बढ़ गया इसी वजह से, क्योंकि कितना रोचक था और कितना अच्छा था। तो इसको और हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे बीच बीच में टाइम लेके, तो Sure, sir. इसको और सीखेंगे इसमें हम लोग एक दूसरे से, ठीक है। चलो, ठीक ठीक है, है ठीक है। वेरी सर, गुड वेरी गुड, थैंक यू अमित एंड बाय शिल्पा। ओके, ओके बाय 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 थैंक यू। एवरीबॉडी, बाय थैंक यू बाय। सर। Bye. Thank you, Bye. sir. Thank you, ma'am. Okay, Thank you, sir. welcome. Thank you. Thank you, sir. 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 Thank